हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 से। देखिए आपकी यहां पर बुक चल रही है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसी क्रम में आज आपका यहां पर अंतिम अध्याय 10वां है। यहाँ पर हम मानव बस्ती के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर हम दोनों प्रकार की, ये नगरीय बस्तियाँ और ग्रामीण बस्तियाँ, दोनों प्रकार की बस्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए बात करते हैं हम इस अध्याय की। देखिए ये वाला अध्याय आपका प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा योगदान रखता ही है, साथ ही साथ मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये वाला जो अध्याय है प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं आपका देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि वाले कारक से भी यहाँ पर ये संबंधित है। यानी अगर आप कहीं भी जनसंख्या पर पूरा अगर निबंध लिख रहे हैं, जनसंख्या पर लेख लिख रहे हैं, तो आपके माइंड में इसके आंकड़े होना चाहिए। यानी इस चैप्टर के अगर आपके माइंड में आंकड़े या तथ्य होंगे तो यकीन मानिए आप एक प्रभावकारी निबंध लिख पाएंगे। और अगर आपके माइंड में इस चैप्टर के बारे में तथ्य नहीं है तो यकीन मानिए आप वो निबंध नहीं लिख पाएंगे। तो ये चैप्टर आप इसे सीरियसली पढ़ें, यानी ये ना बिल्कुल लाइटली ना लेके चलें, बल्कि टू द पॉइंट हम चलेंगे यहाँ पर। देखिए बात करते हैं यहाँ पर हम मानव बस्ती की। आप लोग ये बात तो जानते हैं कि कैसे हमारे मानव सभ्यता ने, मानव समाज ने तरक्की की है। एक लंबे समय यानी एक लंबा समय लगा, कैसे हमारा एक आदि मानव था, आदि मानव को एक सुसज्जित मानव बनने में एक लंबा समय लगा। यानी पहले हमारा मानव आप जानते ही होंगे किस तरह से था, जंगलों में पशुओं के समान था। पशुओं के समान उसका बस केवल एक ही व्यवहार था कि जानवरों की तरह खाना है और बस जानवरों की तरह रहना है। धीरे धीरे करके उसमें क्या है, थोड़ा जो है सामाजिकता का उदय हुआ। सामाजिकता के उदय होने के साथ साथ उसने जो था जानवरों को पालतू पशु बनाना स्टार्ट किया। फिर जब पालतू पशु बनाया तो उन्हें एक जगह रखना स्टार्ट किया। ऐसे करके नगरीकरण आरंभ हुआ। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं, कैसे समाज बना, कैसी सभ्यताएं यहाँ पे बनी। तो वो सब बातों के यहाँ पर अध्ययन यहाँ पे किया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें मानव बस्ती की, तो सामान्यतः आप लोग जानते होंगे कि एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ होता है उसे हम मानव बस्ती कहते हैं। यानी वह स्थान जहाँ पर लोग रहते हों स्थायी रूप से, उसे हम क्या कहेंगे, मानव बस्ती कहेंगे। देखिए कोई भी मानव बस्ती जो है वो अपना संबंध उसके आसपास का जो पर्यावरण होता है उससे अपना संबंध प्रदर्शित करती है। यानी वहाँ के वातावरण से उसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। हम ये इसलिए कह रहे हैं, आपने देखा होगा अगर हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों की बात करें, जैसे हम मान लेते हैं कोई डेजर्ट वाला इलाका है या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर बर्फ पड़ने वाला इलाका है, यानी कि कोई शीत मरुस्थल वाला इलाका है, यहाँ पर एकदम बर्फ पड़ती है। तो यहाँ पर अगर बस्तियों का प्रतिरूप देखेंगे, बस्तियों के आप जो टाइप देखेंगे उनमें अंतर पाया जाता है। डेजर्ट वाले इलाके में, यानी कि यहाँ जो रेगिस्तान वाले इलाके हैं, वहाँ पर इस तरह से घर बनाए जाते हैं, इस तरह से बस्तियाँ बनाई जाती हैं कि उनमें जो है हवा आर पार होती रहे, हवा पास होती रहे, यानी कि वो गर्म ना हो और ठंडे भी बने रहें। यानी ज़्यादातर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। शीत वाले इलाके में जहाँ पे लगातार बर्फ़ पड़ती है तो आप जानते हैं उनकी छतें वगैरह जो हैं वहाँ पे ढलान वाली बनाई जाती हैं, जिससे कि बर्फ़ वहाँ पर गिरे और उससे वो नीचे उतर आए। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे वातावरण में, यानी हम जहाँ भी रहते हैं, वहाँ जहाँ भी हम अपना बस्ती स्थापित करते हैं, अपना आवास वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर स्थायी रूप से बसते हैं, तो वो वातावरण जो है वो हमसे कहीं ना कहीं संबंधित होता है, उसका संबंध होता है। तो यहाँ पर वही पहला पॉइंट नोट कर लेना कि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का रूप उस क्षेत्र के वातावरण से मानव का संबंध दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट जो कहा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप समझने वाली बात है। यहाँ पे कहा गया है कि जो बस्तियाँ जो होती हैं वहाँ पर क्या होता है, मकान जो होते हैं उनका स्वरूप बदलता रहता है, उनके कार्य बदल सकते हैं, लेकिन बस्तियाँ समय और स्थान के साथ निरंतर बसती रहेंगी। आप समझिए यहाँ पे कहा गया है कि भाई जो मकान है, मान लीजिए आज कोई मकान बना तो मकान की एक जो है यहाँ पर एक समय सीमा भी तो होगी कि कब तक टिका रहेगा। 100 साल है, 150 साल, 100 या 150 साल बाद हमें उसका फिर से रिनोवेशन करवाना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर जीर्णोद्धार करवाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम उसका स्वरूप भी बदल देंगे, या फिर हो सकता है कि भाई आपकी आने वाली पीढ़ी उसे पसंद ना आए वो मॉडल, फिर से तोड़वा के नया मकान बनाए। तो मकान बदलता रहेगा। दूसरी बात यह है उसके कार्य बदल सकते हैं। कार्य बदलने का मतलब ये है, अगर हम एग्जाम्पल लें शहरों के मकानों की, यानी शहरों में जो आपके मकान होते हैं, हाउस जो होते हैं शहरों के, उनकी बात करें तो आपने देखा होगा शहरों में क्या करते हैं लोग, अगर हल्का सा भी चलता फिरता रोड है तो ये करते हैं कि भाई मकानों के एक साइड में, यानी अंदर के लिए गैलरी जा रही होती है, यहाँ पर एक दुकान निकाल लेते हैं, यानी यहाँ पर एक दुकान रख लेते हैं, जिससे उनकी जो आजीविका भी चलती रहती है, दुकान भी चलती रहती है और ऊपर जो है उनका निवास भी हो जाता है वहाँ पर। तो यानी कि अब मकान केवल रहने मात्र के लिए नहीं है, बल्कि मकान लोग भविष्य को देखते हुए बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हैं मकानों का, यानी कि व्यापार के लिए भी मकानों को
व्यापार के उद्देश्यों से परिवर्तित करके बनाया जा रहा है। ये बात आप देख रहे होंगे। शहरों में आपने देखा होगा, बहुत सारी शहरों में आप देखेंगे मकान केवल किराएदारों के लिए बनाए जाते हैं, यानी किराए के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, यानी खुद भी मकान मालिक नीचे रहते हैं और पूरा मकान जो है ऊपर तीसरी या चौथी फ्लोर बना देते हैं वहाँ, तो उनमें वो किराएदार रखते हैं, उनके जरिए उन्हें आमदनी होती है। तो यानी आप देख सकते हैं कि जो बस्तियाँ हैं, बस्तियों में जो मकान है, मकानों का स्वरूप बदला है, उनके कार्य बदले हैं। यानी मकान अब पहले जैसे नहीं रहे, केवल यहाँ पर एक फैमिली रहेगी, फैमिली के अलावा जो उनके जो है पशु जो पाल रहे हैं वो रहेंगे। अब ऐसा नहीं है, अब लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग मकान लोग बना रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि मकानों का स्वरूप बदला जा सकता है, उनके कार्य बदले जा सकते हैं, लेकिन बस्तियाँ समय और स्थान के साथ निरंतर बसती रहेंगी, क्योंकि मानव जब तक रहेगा तो वो रहने के लिए कहीं ना कहीं पर्टिकुलर स्थान चुनेगा। तो ऐसे बस्तियाँ हमेशा बसती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, बस्तियों की प्रकृति भी यहाँ पर स्थायी और अस्थायी होती है। आप जानते होंगे स्थायी क्या है। स्थायी वाली वो होती हैं जैसे हम लोग रह रहे हैं, हम लोग जो घरों में रह रहे हैं, आपने देखा होगा हमारे पक्के घर हैं। अस्थायी बस्तियां वही होती हैं जहाँ पर जैसे पर्वतीय इलाकों के जो हैं बासिंदे हैं, आप जानते हैं कि बर्फ़ पड़ती है तो कहाँ उतर आते हैं, और जैसी शीत जो है गर्मी स्टार्ट होती है कहाँ चले जाते हैं, आप सब जानते हैं। तो वो अस्थायी होती हैं, जो कि ऋतु प्रवास के अकॉर्डिंग लोग करते हैं, कुछ समय के लिए अपनी बस्तियां छोड़ देते हैं। या फिर गंगा के तटवर्ती इलाके वाले लोग हैं, अपनी बस्तियां अस्थायी बनाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि गंगा के इर्द गिर्द वाले इलाकों में लगातार बाढ़ आती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्षेत्र डूब जाते हैं। तो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, कच्चे मकान बनाते हैं। जैसे बाढ़ आई, उस मकान को छोड़कर चले गए, कहीं और पलायन कर गए, फिर 4-6 महीने बाद जब बाढ़ चली गई तो फिर से वहीं लौट आए, फिर से मकान का जीर्णोद्धार कर लिया, वहीं रहने लगे। तो ये अस्थायी बोला जाएगा। ये बस्ती जो बोली जाएगी वो अस्थायी बस्ती बोली जाएगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर अगली हेडिंग है बस्तियों का वर्गीकरण, ग्रामीण नगरीय द्विभाजन। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि भाई बस्तियों का वर्गीकरण हमने ग्रामीण और नगरीय इस तरह के द्विभाजन में किया है, 2 प्रकार से भेद किया है इनमें। देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि जनसंख्या, सबसे पहले हमारे माइंड में अगर बस्तियों के वर्गीकरण की बात आती है तो हम सभी के माइंड में एक चीज़ आती है, जनसंख्या कि पॉपुलेशन के हिसाब से बस्तियों का वर्गीकरण होता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। यानी ये जो मानक है, जो मापदंड है, जिसके अकॉर्डिंग हम सोच लेते हैं कि भाई ये ग्रामीण बस्ती है, शहरी बस्ती है, ये मापदंड सर्वथा लागू नहीं होता है, यानी हर जगह लागू नहीं होता है, सर्वव्यापी नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। ये कुछ चुनिंदा देशों में माना जाता है। अगर हम भारत और चीन के संदर्भ में बात कर लें जनसंख्या वाले मापदंड की, तो यकीन मानिए यहाँ अगर हम अपने यहाँ की बस्तियाँ देखें तो हमारे यहाँ के कुछ गाँव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या यूरोप या अमेरिका के शहरों से ज़्यादा है। कहने का मतलब समझने वाली बात है आपकी। यानी हमारे चाइना में और भारत में ऐसे ऐसे गांव हैं जिनके यहाँ पॉपुलेशन जो है नगरों की, ग्रामीणों की, जो ग्रामीण एरिया की पॉपुलेशन जो है वो यूरोप के और अमेरिका के नगरों से ज़्यादा है। सोचने वाली बात है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो पैमाना है, मापदंड है जो आपका जनसंख्या वाला, वो हमारे यहाँ फेल हो जाता है। तो इसलिए ये सर्वव्यापी मापदंड नहीं हो सकता है ये वाला जनसंख्या वाला। तो आप यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे यहाँ पर इसमें कि बस्तियों में नगरीय व ग्रामीण भेद का एक मापदंड, बस्तियों में नगरीय व ग्रामीण भेद का एक मापदंड जनसंख्या हो सकती है, पर यह सर्वव्यापी मापदंड नहीं हो सकता, क्योंकि भारत और चीन में ऐसे कई ग्राम हैं जिनकी जनसंख्या पश्चिमी यूरोप और यूएसए के नगरों से अधिक है। तो यानी जनसंख्या वाला जो मापदंड है वो हमारे यहाँ तो बिल्कुल लागू नहीं होता है। कुछ कुछ देशों में हो सकता है लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने पर देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर कहा जाए, यहाँ पर बात बताई गई है विकसित और विकासशील देशों की। तो विकसित देशों के निवासी तो अब डेवलपमेंट से इतने ज़्यादा अवगत हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर उनका पूरा देश ही डेवलप्ड है, चाहे वो गांव में रहें या शहरों में रहें, कनेक्टिविटी वहाँ पे सब जगह बढ़िया है। यानी आपने देखा था अमेरिका के बारे में, आपने पढ़ा था पूर्ववर्ती अध्यायों में कि अमेरिका में कोई भी स्थान जो है, जो उनका स्टेट हाईवे है उससे 20 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हर स्थान उनका जो है 20 किलोमीटर की दूरी पर जो मेन हाईवे है उससे जुड़ा हुआ है। यानी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ पर घर घर तक जो है इंटरनेट, ये सब साधन है, तो लोगों को वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं होती है। यानी उन्हें कोई मालूम नहीं पड़ता है कि भाई गाँव में रह रहे हैं या शहरों में रह रहे हैं। वहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर विकसित देशों के लोग अब क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि थोड़ा भीड़ भाड़ वाली जगह से हटकर थोड़ा एकांत वाली जगह चला जाए, यानी ग्रामीण स्तर पे चला जाए। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। यानी हमारे ये विकासशील देश हैं, विकासशील देशों में चूंकि जो अवसंरचना है, यानी हमारी जो आधारभूत सुविधाएं हैं या अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका अभाव है। आप देखते होंगे ग्रामीण इलाकों में आज भी पेयजल संकट है, आज भी सड़कें प्रॉपर वे में नहीं है, आज भी हमारे यहाँ जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर कई कई घंटे की बिजली कटौती होती है, यानी विद्युत में बहुत घंटे तक कटौती होती है। कई बार तो ट्रांसफार्मर फूकने पर बदला तक नहीं जाता है। तो ये सब समस्याएं आप देख रहे होंगे। तो इन सब की वजह से भी, और इसके अलावा रोजगार के साधन तो बहुत कम है अपने यहाँ। तो हमारे यहाँ जो जनता है, यानी जनसंख्या है, वो ग्रामीण स्तर से कहाँ भागती है, नगरों की ओर पलायन करती है कि उसे वहाँ पर नगरों में रोजगार मिले।
मिलेगा, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर वही बताया गया है कि भाई विकसित देशों की नगरीय जनसंख्या यद्यप शहर में कार्य करती है और गाँव में रहना पसंद करती है। तो उसका रीजन भी मैंने बताया था क्यों रहना पसंद करती है। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि अंतर क्या होता है वर्तमान में ग्राम और शहर में, आधारभूत अंतर क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर अब नोट करेंगे, देखिए यहाँ पर जो वर्गीकरण किया गया है ग्राम और शहर का, उसका वर्गीकरण किया गया है आपकी आर्थिक गतिविधियों के आधार पर। यानी कि यहाँ पर ये माना गया है ज़्यादातर देशों में, मोस्टली देशों में, कि जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई वो ग्रामीण स्तर का है या फिर शहरी स्तर का है। क्योंकि ग्रामीण स्तर के जो क्रियाकलाप होते हैं वो प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। प्राथमिक क्रियाएं आप जानते हैं जमीन से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, खेती वगैरह है, मत्स्य पालन वगैरह है। तो ये सब जो क्रियाएं, लकड़ी काटना, खनन, ये सब क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं में आती हैं। जबकि द्वितीयक में आप जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण सेक्टर है। तृतीयक में आप जानते हैं सेवा सेक्टर है, व्यापार होता है बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर, विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है बड़े स्केल पर। तो ये सब जो है द्वितीयक तृतीयक में आते हैं। द्वितीयक तृतीयक गांव में तो नहीं हो सकते हैं, ये तो बड़े शहरों में ही होंगे। तो अब हमने इसका वर्गीकरण जो है वर्तमान समय में ग्रामीण और नगरीय परिवेश का वर्गीकरण इस हिसाब से कर लिया है। यानी हमने ये मान लिया है कि ग्रामीण परिवेश में जो है प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग रहते हैं और शहरी परिवेश है या नगरीय परिवेश है वहां पर जो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप वाले व्यक्ति रहते हैं। तो यहां पर आप सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, वर्तमान समय में ग्रामों और शहरों में आधारभूत अंतर यह होता है, यह है कि नगरों या शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों से संबंधित है, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों से संबंधित है। जबकि ग्रामों में रहने वाले निवासी या जबकि ग्रामों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक, लिख लेना, शॉर्ट में लिख लेना, प्राथमिक गतिविधियों से संबंधित होता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आप डिटेल में पढ़ चुके हैं तो बार बार लिखना नहीं है, काटना, खनन वगैरह ये सब आप जानते हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया है। तो ये आधारभूत अंतर है वर्तमान में कि जो शहर है हमारे, देखिए यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, नगर या शहर। नगर होता है टाउन, इसके बारे में अभी डिटेल में हम बताएंगे। नगर जो होता है टाउन यानी कस्बा, और शहर जो होता है सिटी। ठीक है, ये इसकी अवधारणा अभी हम इसी चैप्टर में ही बात करेंगे, इसके बारे में अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। यानी कि ये आपका टाउन होता है नगर और सिटी होता है शहर। टाउन जो होता है वो गांव से बड़ा होता है और शहर जो होता है उसमें बहुत सारे टाउन आते हैं, बहुत सारे गांव भी आते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये अंतर है दोनों में। अब देखिए यहाँ पर एक नोट करके आप लोग लिखना है उपनगरीकरण। इसका मतलब क्या है, उपनगरीकरण का मतलब क्या है? देखिए वर्तमान में आप लोग जानते होंगे भाई, जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। रोजगार के लिए हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम गांव से निकल के शहर में पहुंचें। अब चूंकि शहर इतने ज़्यादा डेवलप्ड है नहीं विकासशील देशों में शहर इतने ज़्यादा घने बसे हुए हैं कि लोगों को वहाँ पर सफोकेशन होता है, वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। वहाँ पर उन्हें वहाँ पर खुली हवा में सांस लेने की वहाँ पे जगह नहीं मिलती है। और ऊपर से यहाँ पे आपका देखते होंगे जो ध्वनि प्रदूषण है वो भी चरम पर होता है। यानी पॉल्यूशन भी और भी है, एयर पॉल्यूशन वगैरह, उसकी भी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब होती है, वायु की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो लोग ये चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली को, यानी कि हम काम करने वाली जगह, मान लीजिए हमारा जो काम करने वाली जगह है वो दिल्ली है और हम यहाँ दिल्ली से लगभग 20 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर किसी जगह पर, एकांत वाली जगह पर अपना आवास बनाएं और जहाँ से रोड हाईवे बना हुआ है डेली अप डाउन कर लेंगे 50 किलोमीटर, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके जो बस्तियाँ बनती जाती हैं किसी मेन शहर के जो है दूरी पर, मेन शहर से दूरी पर जो बस्तियाँ बनती जाती हैं खुले क्षेत्रों में, तो वो उपनगरीकरण प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि यह एक नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर और स्वच्छ और खुले क्षेत्रों में ये जा सकते हैं। यानी अपनी जो देख रहे हैं ये लोग, ये केवल और केवल क्या देख रहे हैं, ये स्वच्छ वातावरण हो और खुला जो एकदम आसमान हमें मिले, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना हो, ठीक है, और एकांत हो। मेन चीज़ है ये बस यही सोचते हैं कि भाई शहर की भीड़ भाड़ से हमें दूर रहना है, बस हम यहाँ पे जॉब करेंगे, शहर में आते जाते रहेंगे और बस हम यहाँ से दूर रहेंगे। तो ये उपनगरीकरण की प्रवृत्ति जो है यहाँ पर अब बढ़ रही है। आपने देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट नोट कर लिए हैं, ये तो नोट में था, ये सेकंड पॉइंट ऊपर नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है ऊपर, यहाँ पर एक कहानी ये बताई गई है कि हर तरह का जो रोजगार है हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ कुछ रोजगार हैं या फिर अमेरिका में कुछ रोजगार हैं, तो रोजगार का जो स्तर है उसमें भी अंतर है। जैसे यूएसए में पेट्रोल पंप पर एक कार्य करना वहाँ पर सबसे निम्न श्रेणी में समझा जाता है। यानी वहाँ पर अगर जो कार्य का अगर वर्गीकरण करेंगे, कार्य के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण करेंगे, तो पेट्रोल पंप के कर्मी को बहुत निम्न श्रेणी का समझा जाता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में पेट्रोल जो है, यानी भारत में अगर पेट्रोल पंप पर काम करने वाला कर्मी है उसे निम्न श्रेणी में नहीं रखते हैं, बल्कि उसे नगरीय कार्य के तहत हम लोग रखते हैं। तो ये अंतर है।
यानी कि विकासशील और विकसित देशों की जो अवधारणा है, जो उनका जो नज़रिया है, उनमें अंतर है, तो वो यहाँ पे बताया गया है, उसे लिखना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट मैं लिखवाऊंगा वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं और ये अक्सर इसी में से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं आपके यूपीएससी एग्जाम में, स्टेट पीएससी एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ नगरीकरण या फिर शहर, इसकी परिभाषा नगरीकरण की दी गई है। मेन चीज़ है नगरीकरण की, टाउन की परिभाषा दी गई है, शहर की परिभाषा तो नहीं है, नगरीकरण की है ये, नगर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ 1991 का सेंसस हुआ था, 1991 की भारतीय जनगणना हुई थी, तो वहाँ पर नगरीय बस्ती को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है कि सभी स्थान जहाँ पर नगर पालिका या निगम है, नगर निगम है, छावनी बोर्ड आप जानते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड आप जानते हैं, ठीक है, नगरीय क्षेत्र समिति है, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है कोई, या फिर कम से कम वहाँ पे 5000 व्यक्ति निवास करने वाले हों, और मेन चीज़ यहाँ पे बताइए 75% यहाँ पर जो पुरुष श्रमिक हों ये गैर कृषि कार्यों में लगे हों ऐसी जगह में, यानी कैसे गैर कृषि कार्यों में, यानी कि प्राथमिक कार्यों में ना हो, ये द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में लगे हों। इसके अलावा हमारे यहाँ जनसंख्या घनत्व उस नगर का 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, तो हम ऐसे स्थान को नगरीय बस्ती कहेंगे। देखिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इसमें हटाना है तो ये कैंटोनमेंट बोर्ड या अधिसूचित, अधिसूचित वाला मैंने गलत काट दिया, अधिसूचित तो रखना होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में मैं पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये लिख लेना पूरा ये, ठीक है। इसमें ये जो है ये स्किप कर देना, ये ब्रैकेट वाले स्किप कर देना, थोड़ी भाषा कम हो जाएगी, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ नगर की परिभाषा क्या है। तो आपने बता दिया हमने नगर की परिभाषा कि या तो हमारे यहाँ वो नगर पालिका हो, निगम हो, छावनी बोर्ड हो, या फिर नगरीय क्षेत्र समिति हो, ठीक है, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो, या फिर ऐसी जगह हो जहाँ पर 5000 व्यक्ति जो निवास कर रहे हों, उनमें भी 75% जो पुरुष हैं, पुरुष हमारे यानी कि मेल जो हैं वहाँ के, वो द्वितीयक और यानी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जाके कार्यरत हों, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 400 का घनत्व हो, यानी कि एक किलोमीटर, यानी प्रति व्यक्ति किलोमीटर जो है 400 प्रति व्यक्ति किलोमीटर का घनत्व हो, तो ये माना अगर पूरा कर रहा है कोई क्षेत्र तो वो नगरीय क्षेत्र कहलाया है, ठीक है, कहलाया जाएगा। तो आपने थर्ड पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग है, यहाँ पर बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप, कि भाई बस्तियाँ कितनी प्रकार की होती हैं आपकी और प्रतिरूप कौन कौन से हैं। अब देखिए प्रतिरूप, यहाँ पर प्रतिरूपों की बात अभी नहीं हुई है, प्रतिरूपों की बात ये ग्रामीण बस्ती में जाके बताएंगे, जबकि जो बस्तियों के प्रतिरूप हैं चाहे ग्रामीण स्तर पर हो या शहरी स्तर पर हो लगभग समान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पे चूंकि प्रतिरूप को इन्होंने जो है ग्रामीण बस्ती के तहत डिफाइन कर दिया है, लेकिन अब वो अलग अलग प्रतिरूप नहीं है, पैटर्न लगभग सबके एक जैसे ही हैं, ग्रामीण और शहरी वाले के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बस्तियों का वर्गीकरण उनकी आकृति और प्रतिरूपों के आधार पर किया जाता है। आकृति क्या है, प्रतिरूप क्या है, उसके आधार पर किया जाता है। आकृति के आधार पर आपके सामने वर्गीकरण दिया गया है। आकृति के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी। संगत बस्ती, संगत बस्ती ऐसी बस्ती होती है जहां पर मकान एक दूसरे के बिल्कुल चिपक कर समीप बनाए जाते हैं, ठीक है, ये संगत बस्ती बोली जाती है। और यहाँ पर एक बस्ती होती है प्रकीर्ण बस्ती, ठीक है, यानी संगत बस्ती वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले इलाके कौन से हैं, जैसे आप जानते हैं कि नदी घाटी वाले इलाके हैं जहाँ पर जो लोग कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, या उपजाऊ मैदान वाले इलाके हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी देखेंगे संगत बस्ती पाई जाएगी, यानी कंजस्टेड एकदम बस्तियाँ पाई जाएंगी, एकदम पास पास मकान होंगे, जुड़े हुए मकान होंगे, यानी एक दूसरे की दीवारें चिपकी हुई होंगी। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट इसमें लिख लेना कि इनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं, पहला पॉइंट ये लिख लेना इसमें, इनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इसी में आगे इनका विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। इसी में आगे यहाँ रहने वाले समुदाय मिलकर रहते हैं और उनका व्यवसाय समान होता है। इन संगत बस्तियों की परिभाषा में ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो रहने वाले समुदाय हैं लगभग एक जैसा ही रोजगार अपनाए होते हैं, एक जैसा ही कार्य कर रहे होते हैं, एक व्यवसाय उनका एक जैसा होता है। तो ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रकीर्ण बस्ती। प्रकीर्ण का मतलब दूर दूर, तो यहाँ पर मकान जो है दूर दूर होते हैं इनमें, और यानी कि यहाँ बताया गया प्राय खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है, ये लिख लेना आप। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर ये इनका जो सामाजिक कल्चर है, बस्ती का सामाजिक कल्चर वो जुड़ा कैसे रहता है। जैसे इनकी सांस्कृतिक आकृति में पूजा स्थल है, यहाँ पर एक सामाजिकता की भावना आती है, बाजार है, बस्ती, ये सब चीज़ें बस्तियाँ जो होती हैं प्रकीर्ण बस्तियाँ, इनको ये आपस में बांधता है, एक सूत्र में पिरोता है ये, ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं ग्रामीण बस्ती, अगली हेडिंग आप डालेंगे ग्रामीण बस्ती। देखिए ग्रामीण बस्ती के बारे में आप
पहले ही जान चुके हैं ग्रामीण क्या है, नगरीय क्या है। नगरीय की परिभाषा आपने देख ली भारतीय संदर्भ में। ग्रामीण के देख लेते हैं। ग्रामीण के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बस्तियां जो होती हैं ये प्रत्यक्ष रूप से जो है भूमि से नजदीकी संबंध रखती हैं, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न लोग यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लेना कि ये बस्तियां प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नजदीकी संबंध रखती हैं और यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं। इसका जो बस्तियां होती हैं इनका आकार जो होता है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है, ये लिख लेना आप, यानी इनका आकार जो होता है छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पे बताए गए हैं भाई ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उन कारकों का जिक्र करेंगे जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ लिख लेना ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें सब हेडिंग चलेंगी आपकी। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो पुराने समय में जो लोग बसावट होती थी वो बसावट इस हिसाब से होती थी कि कहीं नदी हो, स्वच्छ जल का कोई स्रोत हो जिससे हमें हमारी जलापूर्ति होती रहे, उस हिसाब से मानव बसता था। तो आज भी ग्रामीण परिवेश में जो जल है, जल एक जो है यहाँ पर जल की आपूर्ति एक बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। यानी लोग उन गाँव के लोग ज़्यादा डेवलप्ड हैं, उन लोग गाँव ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, यहाँ पर जल की आपूर्ति सुनिश्चित है। वहीं कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें जल नहीं मिल पा रहा है, जैसे महाराष्ट्र के कुछ गांव हैं, लातूर वगैरह, विदर्भ वगैरह में कुछ गांव हैं। तो आप जानते होंगे वहाँ पर जल कितनी किल्लत रहती है, क्योंकि भ्रष्टी छाया प्रदेश है, ऊपर से सरकार भी वहाँ पर कोई जो है वहाँ पर नहीं कर रही, कोई पाइपलाइन वगैरह नहीं डाल रही है। तो मेन चीज़ है जल आपूर्ति, यानी किसी गाँव का विकास जल आपूर्ति से भी जुड़ा होता है। जल आपूर्ति से उनके जो है खेती वगैरह यानी जो प्राथमिक कार्य करते हैं उनको भी जल मिलता है। इसके अलावा उनके दैनिक कार्य जो होते हैं यानी नहाना धोना, कपड़े धोना, ये सब कार्य होते हैं। वहीं कुछ हमारे यहाँ गांव ऐसे हैं जो नदियों के सहारे बसे हुए हैं या फिर जल स्रोतों के सहारे बसे हुए हैं, तो उनके जरिए लोग ट्रैवल भी करते हैं, यातायात भी करते हैं, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जल आपूर्ति किसी भी गाँव के विकास के लिए, किसी भी एरिया के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखती है। और ये नहीं होगा तो यकीन मानिए वो गाँव जो है बिखर जाएगा, गाँव जो है गाँव रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप पहली हेडिंग डालेंगे जल आपूर्ति के बारे में, इसमें कारक में। तो जल आपूर्ति में लिखेंगे यहाँ पर कि भाई साधारणतः ग्रामीण बस्तियाँ जल स्रोतों या जलराशियों के या नदी या झीलों के समीप बनाई होती हैं, स्थित होती हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि भाई अधिकांश जल आधारित नम बिंदु बस्तियों में यानी कि ड्राई पॉइंट, बेड पॉइंट जो होते हैं वो पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने आदि के लिए जल की उपलब्धि जैसे अनेक लाभ यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। यानी ड्राई पॉइंट का मतलब ये है कि ड्राई यानी बेड पॉइंट का मतलब क्या है, सॉरी ड्राई पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, यहाँ तो मैं बेड पॉइंट बोलना था। ठीक है, बेड पॉइंट यानी कि जो है नम बिंदु आपके नदियों के किनारे का इलाका है, झीलों के किनारे का इलाका, झरनों के किनारे का इलाका, ये नम बिंदु बोले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नमी यानी पानी हमेशा रहता है, तो ये बेड पॉइंट बोले जाएंगे। तो इनसे ये फायदा होता है कि बस्तियों में पीने का पानी है, खाना बनाने का पानी है, वस्त्र धोने, ये सब जल की उपलब्धि यहाँ पर होती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर लिख लेना इसी में, ठीक है, इसी में सब पॉइंट करके फार्म की सिंचाई यानी फार्म जो भूमियाँ हैं, ठीक है, फार्म भूमि की सिंचाई इनकी होती रहती है इससे। इसके अलावा कॉमा मछली पकड़ने के लिए, कॉमा यहाँ पे लिख लेना, मछली पकड़ने के लिए नदियों और झीलों का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि इसमें इनकी भूमि की सिंचाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो मछली पकड़ना, मत्स्य पालन वगैरह है वो भी ये लोग करते हैं, यानी भोजन, मत्स्य पालन जो है भोजन के लिए भी होता है और व्यापार के लिए भी होता है, आजीविका चलाने के लिए भी होता है। तो दोनों उद्देश्य, इनका उद्देश्य जल आपूर्ति से पूरा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भूमि। देखिए भूमि के बारे में अवधारणा अलग है, हमारे यहाँ की अलग है, यूरोप की अलग है, दोनों अवधारणाएं बताई गई हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो बस्ती बसाते हैं वो जो भूमि जो हम चुनते हैं वो उपजाऊ भूमि चुनते हैं, यानी भूमि हम जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त और उपजाऊ भूमि है उसे हम उसका चुनाव करते हैं। यानी खास करके हम लोग जो निचले इलाके हैं, नदी क्षेत्रों के निचले इलाके हैं, दलदली इलाके हैं, जैसे आपने देखा होगा कि गंगा के तटवर्ती इलाकों में बेशक बाढ़ आ जाती है, लेकिन कुछ महीनों बाद किसान फिर से लौट आते हैं और वो गेहूं वगैरह की फसल वहाँ पे ऐसी करते हैं, यानी गेहूं वगैरह की फसल के लिए वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो इसलिए बार बार वहाँ पे लौट आते हैं। जबकि यूरोप वगैरह में ऐसा नहीं करते हैं। यूरोप वगैरह में जो दलदली भूमि है या फिर जहाँ लगातार बाढ़ आती रहती है हर साल, वहाँ से लोग बसाव कम करते हैं, वहाँ से लोग दूर हटते हैं, जबकि हमारे भारत में ऐसा नहीं है। तो यही बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना कि मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त उपजाऊ हो। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि भाई यूरोप में दलदली क्षेत्र और निचले क्षेत्र में बस्तियां नहीं बनाई जाती हैं, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले लोग निम्न नदी घाटियों के निम्न भाग एवं तटवर्ती मैदानों में बस्तियां बसाते हैं। यह आपका सेकंड पॉइंट पूरा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने भूमि भी देख ली, भूमि एक कारक है यहाँ पर गांव को प्रभावित करने के लिए, गांव की बसावट को प्रभावित करने के लिए। तीसरा है यहाँ पर उच्च भूमि क्षेत्र।
आप सभी लोग जानते हैं कि मोस्टली हम वही क्षेत्र चुनाव करते हैं जहां पर आपदा वगैरह है, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या कोई और आपदा हो, वो उससे बचा रहे, यानी बार बार हमें अपना आवास चेंज ना करना पड़े। मोस्टली हम ये देखते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो बसावट के लिए, अधिवास करने के लिए, रुकने रहने के लिए ऊंचे क्षेत्रों को चुनते हैं, ताकि बाढ़ वगैरह है आपकी या फिर जंगली जानवर वगैरह है, इनसे बचा जा सके। तो जैसे आपने देखा होगा कि भाई नदी बेसिन के जो निम्न भाग हैं, तो इनमें जो बस्तियां बनाई जाती हैं उनकी वेदिकाएं जो होती हैं, ठीक है, तो उन वेदिकाओं पर बनाई जाती हैं, या तटबंध जो होते हैं नदियों के, वहां पर बस्तियां बनाई जाती हैं, यानी ऊंचाई वाले इलाके जो होते हैं नदियों के, नदी बेसिनों के, वहां पर बनाई जाती हैं बस्तियां खास करके। तो आगे यहां पर लिखेंगे पहला पॉइंट इसमें, मानव बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचने के लिए, मानव बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचने के लिए ऊंचे क्षेत्रों को चुनता है, ऊंचे क्षेत्रों को चुनता है। इसी में सेकंड पॉइंट, नदी बेसिन के निम्न भाग में बस्तियां नदी वेदिकाओं, ये दोनों ऊंचाई पर होते हैं, और तटबंधों पर बसाई जाती हैं। वहीं अगर बात करें जो उष्णकटिबंध वाले देश हैं, जहां पर लगातार वर्षा होती रहती है, और वर्षा होने की वजह से आप जानते हैं इनकी भूमि दलदली टाइप की होती है, यहाँ पर जो वन्यजीव वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए क्या करते हैं लोग, जो दलदली क्षेत्रों में इस यानी मकान जो बनाते हैं, खम्भों पे बनाते हैं, लकड़ी के लट्ठ वगैरह होते हैं, लकड़ी खंभे वगैरह होते हैं, उन पर मकान बनाते हैं। कुछ इस तरह से मकान बनाते हैं। आपके सामने स्तंभी मकान आप देख पा रहे हैं, स्तंभों पर टिका हुआ पूरा मकान है ये। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें अगला सब पॉइंट, थर्ड सब पॉइंट, कि उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं, जिससे कि बाढ़ और कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला कारक जो है यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने में, ये है गृह निर्माण सामग्री। यानी अक्सर लोग वहीं बसना पसंद करते हैं जहाँ पर उनके घर बनाने लायक सामग्री आसानी से उपलब्ध हो, यानी जहाँ पर उन्हें जो बिल्डिंग मटेरियल है, अपना घर जैसा कुछ बनाना चाह रहे हो, उस घर को बनाने के लिए सामग्री उपलब्ध हो, तो वहाँ पर लोग बसना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यानी ये बताया गया है कि भाई जहाँ आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त होता है, मनुष्य अपनी बस्तियाँ वहीं बनाता है। अगर हम बात करें अपने प्राचीन गांव की, जो हमारे जनजातीय गांव वगैरह हैं, तो वहाँ पर वो वनों को आधार बनाते हैं, वनों को काट कर अपने घर लकड़ी से बनाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि वनों को काटकर प्राचीन गांव को बनाया गया था, और जहाँ लकड़ी की जो थी वो बहुतायत में थी। अब देखिए कुछ क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, कुछ क्षेत्र अपवाद भी हैं, कुछ क्षेत्रों का अपवाद भी बताया गया है। जैसे आपका चीन का लोयस वाला मैदान है, लोयस यानी कि आप जानते हैं लोयस मिट्टी वाला मैदान है। यहाँ पर निवासी जो गुफा वगैरह में रहते हैं। अफ्रीका के सवाना क्षेत्रों में जो निवासी हैं कच्ची ईंटों के मकान बनाते हैं। यानी कि कुछ बताया भी गया है, यानी लोग अपनी अपनी जो सुलभता के अकॉर्डिंग जो है उस अकॉर्डिंग जो है जो उपलब्ध चीज़ें हैं उसके आधार पर भी मकान बनाते हैं, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर आप लिख लेना सेकंड पॉइंट में कि चीन के लोयस क्षेत्र के निवासी कंदराओं में मकान बनाते हैं। अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में कच्ची ईंटों के मकान, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र के जो निवासी एस्किमो कहे जाते हैं, ये हिमखंडों के भीतर ही अपने मकान बनाते हैं। हिमखंडों को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। आप जानते हैं कि बर्फ का पूरा जो क्षेत्र रखा हुआ होता है उसमें एकदम जगह बना लेते हैं वहाँ पर गोल गोल। तो वहाँ पर जो रहने वाले निवासी हैं एस्किमो, तो इनमें जो घर बनाते हैं उसे इग्लू कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ जगह के जो निवासी हैं वो इस बात को अपवाद साबित कर रहे हैं कि हमें जो उपलब्ध संसाधन है हम उन्हीं में एडजस्ट कर लेंगे, हमें अतिरिक्त संसाधन नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो सेकंड पॉइंट के रूप में अपवाद दिखाया गया है। वैसे जो साधारण मानव है, साधारण मानव हमेशा वहीं बसता है यहाँ पर सारे रिसोर्स ये उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सुरक्षा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जो सुरक्षा वाला फैक्टर है, सिक्योरिटी वाला फैक्टर है, ये भी बहुत अहम है। यानी हम सब बसने के लिए ये देखते हैं कोई ऐसा क्षेत्र ना हो जहाँ पर लगातार डिस्प्यूट होता रहा। जैसे आप जानते होंगे भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे बसे हुए जो गांव हैं लगातार गोलीबारी, लगातार बमबारी का सामना करते हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा कई सारे निवासी भी मारे जाते हैं उनमें। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपने न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे, न्यूज़ वगैरह पे देखते होंगे कि भाई अब निवासी वहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपने अपने जो गृह क्षेत्र है छोड़कर वहाँ से जा रहे हैं। जाने का रीज़न क्या है? रीजन यही है, लगातार गोलीबारी हो रही है। कब गोलीबारी हो जाए, कब उनके मकान पर कोई आके जो बम गिर जाए, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इस वजह से जो है अशांति वाली स्थिति में क्या करते हैं, हर आदमी वहाँ से बचना चाहता है। तो वहाँ से जो उनके पैतृक जो जमीनें थी, आज से 100 साल पहले उनके जो है बाबा परदादा वगैरह जो ज़मीनें इनके नाम पर थी, वो ज़मीन अब छोड़कर आने को मजबूर हो गए हैं। मजबूर होने की रीज़न यही है कि अशांति है, सुरक्षा जो है वहाँ पर सुरक्षा नहीं है कि कब आके वहाँ पर जो है कोई मोर्टार पाकिस्तान की तरफ दाग दिया जाए और वो आके भारत में किसी मकान पर आके गिर जाए। तो इस वजह से लोग वहाँ से जो है पलायन कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि राजनीतिक अस्थिरता है, युद्ध या पड़ोसी समूह के उपद्रवी होने की स्थिति में गांव को सुरक्षात्मक या तो पहाड़ी वगैरह पे बनाया जाता है या फिर द्वीपों पे बसाया जाता है। बताया गया है कि भाई नाइजीरिया में इंसेलबर्ग
देखिए इंसियलबर्ग एक पर्वत का ही रूप है, यहाँ पे पूरे पर्वत नहीं है बल्कि एक पठार में ही एक पर्वतनुमा संरचना ऐसे करके निकल आती है, ठीक है, पूरा हिस्सा पठारी होता है, ऐसे ऐसे करके संरचना निकल आती है, ठीक है। तो ये इंसियलबर्ग बोली जाती है, इंसियलबर्ग संरचना बोली जाती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर नाइजीरिया में जो इंसियलबर्ग है, वहीं भारत में अधिकतर आप किले देखेंगे वो दुर्ग वगैरह पे बनाए जाते हैं, यानी कि अधिकतर जो दुर्ग वगैरह हैं राजा महाराजा के ऊंचे स्थानों पे बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, सुरक्षा की भावना को देखते हुए हमने ऐसा किया है, यानी जहाँ जहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता होती है वहाँ पर लोग सुरक्षा की भावना से क्या है अपने मकान ऊंचाई पर या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर किसका आवागमन ना हो, कोई परेशानी ना हो, वहाँ पर अपने मकान बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिखवा दिया, नाइजीरिया में इंसियलबर्ग और भारत में अधिकतर दुर्ग ऊंचे स्थानों पर स्थित हैं, ठीक है। यानी भारत जो नाइजीरिया के लोग हैं वो इंसियलबर्ग पे बनाते हैं, पहाड़ी टाइप की इंसियलबर्ग ये। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगला कारक बताया गया है नियोजित बस्तियाँ, यानी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने में अगला कारक है नियोजित बस्तियाँ। नियोजित का मतलब है, नियोजन का मतलब आप जानते होंगे प्लान्ड, ठीक है, यानी कि जो प्लानिंग के तहत जो बस्तियाँ बसाई जाती हैं उनके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे प्लानिंग करेगा कौन? प्लानिंग करने का काम है गवर्नमेंट का। आप लोग जानते हैं प्लानिंग कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, यानी गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा बसावट होगी। यहाँ पर नियोजित बस्तियों की यही खास बात है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की नहीं चलती है, कोई भी ग्रामीण अपने मर्जी से, यानी कि हम यहाँ पर अपना घर बनाएंगे, ये संरचना बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे नहीं कर सकता है। जैसा सरकार यहाँ पे नक्शा पास करेगी, जैसा सरकार नक्शे में चाह रही होगी कि भाई यहाँ पे सड़क रहेगी इतने फीट चौड़ी, 20 फीट चौड़ी, 50 फीट चौड़ी सड़क रहेगी, यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहेगा, यहाँ पे पार्क रहेगा, इसके बीच में जो है जगह खाली रहेगी, ये बच्चों के लिए प्लेग्राउंड वगैरह रहेगा, तो उस हिसाब से पूरा यहाँ पे संरचना बनाई जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख लेना, इस तरह की बस्तियां सरकार के द्वारा बसाई जाती हैं। सरकार क्या करती है? सरकार अधिगृहित की गई भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं, आवास, पानी और अन्य अवसंरचना आदि उपलब्ध कराकर बस्तियों को विकसित करती है। जैसे इथियोपिया का एग्जाम्पल दिया गया है, इथियोपिया में क्या आया है? ग्रामीणकरण, इथियोपिया सरकार द्वारा ग्रामीणकरण योजना, भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियां। तो ये एग्जाम्पल है इसका, नियोजित बस्तियों का, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। तो नियोजन भी जरूरी है, जबकि ग्रामीण बस्तियों में नियोजन का अभाव होता है, जबकि कहीं कहीं पर नियोजन देखने को भी मिलता है। जब सरकार को लगता है कि भाई इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो रहा है, तब सरकार नियोजन करती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पैटर्न ऑफ जो ग्रामीण बस्तियों के पैटर्न है, प्रतिरूप है, उनके बारे में बताया गया है कि भाई यहाँ पर मकानों की बसावट कैसे होगी, एक गाँव किस तरह से बसा हुआ होगा। और प्रतिरूप की बात की जाए, प्रतिरूप लगभग गांव और शहर के समान होते हैं, प्रतिरूपों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग समान होते हैं। अब चूंकि दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी वालों में प्रतिरूप जबकि ऊपर ही डिफाइन करने था, आकार और प्रतिरूप उन्होंने वहाँ पर डिफाइन नहीं किया, इसे यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जबकि इनमें अंतर नहीं होता है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक उठा के देखेंगे, माजिद हुसैन, महेश बर्डवाल, वहाँ पर आप देख के समझ जाएंगे कि प्रतिरूप समान है, ग्रामीण स्तर पर और नगरीय स्तर पर दोनों जगह प्रतिरूप आपको एक दूसरे के समान देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या है, प्रतिरूप क्या दर्शाता है? यानी ये यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि जो बसावट है, जहाँ पर लोग बसे हुए हैं, वहाँ पर मकान किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं, ये प्रतिरूप दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका वर्गीकरण आप लिख लेना, इनका वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है, यानी कि जो आपके प्रतिरूप है, प्रतिरूपों का वर्गीकरण जो है कई सारे मापदंडों के आधार पर हमने किया है। देखिए इसमें पहली बस्ती है आपकी, यहाँ पर पहली हेडिंग आप डालेंगे, ये है विन्यास के आधार पर। विन्यास से अभिप्राय यहाँ पर जो है व्यवस्था से है, यानी व्यवस्था के आधार पर, अरेंजमेंट के आधार पर अगर हम देखें तो विन्यास के आधार पर आपका जो है मैदानी ग्राम, यानी मैदानों पे बसे हुए, पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, यानी किसी नदी वगैरह का किनारा है, तट पर बसे हुए हैं, वन ग्राम, किसी वनों वगैरह से ढके हुए इलाके में बसे हुए गाँव वन ग्राम में, मरुस्थली ग्राम, राजस्थान वगैरह में जो मरुस्थल है आपका थार डेजर्ट, उसके आसपास के ग्राम मरुस्थली ग्राम, ठीक है। तो ये विन्यास के आधार पर है। वहीं कुछ गाँवों का हमने वर्गीकरण यहाँ पर जो है वो हमने वर्गीकरण यहाँ पर कार्य के आधार पर कर लिया है, यानी कि जनसंख्या जो कार्य अपनाए हुए है, जिसके तहत जो कार्य कर रही है, पेशा अपनाई है, उसके आधार पर हमने वर्गीकरण कर दिया है। जैसे कृषि ग्राम है, यानी कि पूरा गांव जो है कृषि कार्य में संलग्न रहता है, तो हमने उसे कृषि ग्राम की संज्ञा दे दी। यानी मान लीजिए मछुआरे रहते हैं उस गाँव में, तो हमने मछुआरों का गाँव कह दिया। लकड़हारों का गाँव, यानी लकड़ी को काटने वाले हैं, तो लकड़हारों का गाँव कह दिया। पशुपालक का मतलब ये है कि जो आपका भेड़ वगैरह है या फिर मवेशी वगैरह जो पालते हैं, तो उन्हें हमने पशुपालक ग्राम कह दिया। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये वर्गीकरण कर लिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बस्तियों की आकृति के आधार पर, यानी जो बस्तियों की आकृति बन रही है, जैसे आप ऊपर इमेज में देख पा रहे हैं,
जो आकृति आप देख पा रहे हैं रैखिक प्रतिरूप यानी एक सीधी रेखा में है। चौक पट्टी यानी इस तरह से चौकोर, ये कोई चौराहा है, चौराहे के आसपास इर्द गिर्द है। तारे के आकार के यानी जहाँ पर विभिन्न रूट आकर मिल जा रहे हैं, विभिन्न रास्ते आके मिल जा रहे हैं। टी आकार का प्रतिरूप है। वृत्ताकार प्रतिरूप है। दोहरा प्रतिरूप आप देख पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई ऊपर से ब्रिज जा रहा है, नीचे से एक रास्ता जा रहा है, यानी नीचे बसे हुए मकान हैं, कुछ यहाँ पर आगे चल के इस ब्रिज के सारे भी बसे हुए मकान हैं। तो ये दोहरा प्रतिरूप दर्शा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह के प्रतिरूप आकार के अकॉर्डिंग है, ये आकार के अकॉर्डिंग है यहाँ पर। तो थर्ड हेडिंग डाल लेना बस्तियों की आकृति के आधार पर। तो यहाँ पर लिख लेना आप कि इसमें कई प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां हो सकती हैं। इसमें कई प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां हो सकती हैं। अब इसी में सब पॉइंट आप लिखेंगे कौन कौन सी ज्यामितीय आकृतियां हो सकती हैं। यहाँ पर ए सब पॉइंट पहला आएगा इसका रैखिक प्रतिरूप। रैखिक का मतलब यह है कि सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में यहाँ पर बस्तियां मान लीजिए एक घर यहाँ बसा हुआ है, एक यहाँ बसा हुआ है, एक रेखा में घर बसे हुए हैं, एक रेखा का अनुसरण करते हुए, तो ये रैखिक प्रतिरूप है। देखिए ये जो बस्तियां हैं, इन बस्तियों में मकान जो है सड़कों पर, रेल लाइन आपकी हैं, नदियां हैं, नहरों, इसके अलावा घाटी के किनारे या फिर तटबंध वगैरह हैं, नदियों के तटबंध होते हैं, तो वहां पर इस तरह का रैखिक प्रतिरूप आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है आयताकार प्रतिरूप। आयत आप जानते होंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई जो है, लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लंबाई जो है दोनों सिरों की समान होती है, चौड़ाई भी दोनों सिरों की समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रतिरूप आपको जो देखने को मिलेगा ये समतल क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, या फिर चौड़ी अंतरा पर्वतीय जो घाटियां हैं, एकदम चौड़ी चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियां हैं, उनमें देखने को मिलेगा। यहाँ की खास बात क्या होती है, यानी आयताकार प्रतिरूप में क्या होता है, जब आयत में ही कोई चीज होती है तो यहाँ पे सड़कें वगैरह भी उनकी एक निर्धारित लंबाई होती है। ये सड़कें वगैरह भी एकदम आयताकार वे में ही होती है, उनकी निर्धारित लंबाई होती है, लंबाई और चौड़ाई इस तरह से, यानी कि उनकी चौड़ाई ये नहीं है कि भाई यहाँ पर चौड़ाई जो है 10 मीटर है तो यहाँ पर वो 5 मीटर रहेगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एकदम चौड़ी चौड़ी यानी सड़कें होती है, लंबाई चौड़ाई उनकी बराबर होती है। इसके अलावा सड़कें जो है वो 90 डिग्री पर आके काटती हैं, यानी 90 डिग्री पर आकर ऐसे मिलती हैं, यानी कोई भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है कि सड़कें जो है थोड़ा बहुत भी टेढ़ी हो जाए। आयताकार में यही होता है कि भाई बिल्कुल 90 डिग्री पर सड़कें मिलती हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना, इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अगला है वृत्ताकार प्रतिरूप। देखिए वृत्ताकार प्रतिरूप खास करके किसी नदी या जलाशय के मुहाने पर, कोई मान लीजिए जलाशय है, जलाशय के चारों ओर इस तरह से बस्ती आके बस जाए तो ये वृत्ताकार प्रतिरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेना कि इस प्रकार के गांव झीलों या तालाब वाले क्षेत्र में, ठीक है, चारों ओर बस्ती के बस जाने से विकसित होते हैं। इसके अलावा देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी व्यवस्था भी बना लेते हैं, यानी हमारे जो मान लीजिए जो पशुपालन गांव है, यानी पशु पालने वाला गांव है, तो हमने ये बना लिया कि भाई हमने इस तरह से अपने एक घर बना दिया, एक बाड़ा बना दिया, एक बड़ा सा मैदान, यहाँ पर हम सब लोग अपने अपने जानवर रख देंगे ताकि उनकी जंगली जानवर सुरक्षा हो सके, और इसके चारों ओर अपने मकान बना लेंगे, तो भी यहाँ पर वृत्ताकार प्रतिरूप बन जाता है। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि कभी कभी ग्राम को इस योजना से बसाया जाता है कि उसका मध्य भाग खुला रहे, जिसमें पशुओं को रखा जाए। अगला प्रतिरूप है यहाँ पर आपका, यानी अब आपका ई वाला प्रतिरूप आएगा यहाँ पर, सॉरी ई नहीं, डी वाला प्रतिरूप आएगा। सी प्रतिरूप तो हमने देख लिया, अब डी प्रतिरूप आएगा आपका। यहाँ पे सब हेडिंग है आपकी, ये है आपका तारे के आकार का। तारे के आकार का प्रतिरूप वहां बनता है जहां पर बहुत सारे मार्ग एक जगह आके मिल जाते हैं। ये आपका प्रतिरूप आप देख पा रहे हैं, तारे के आकार का प्रतिरूप है। तो यहां पर आप लिख लेना कि जहां कई मार्ग आकर एक साथ स्थान पर मिलते हैं, उन मार्गों के सारे मकान बन जाते हैं। तो ये तारे के आकार का। इसी में है आपका टी आकार का, वाई आकार का और क्रॉस आकार का। यानी एक तो टी आकार का प्रतिरूप है, एक इस तरह का वाई आकार का प्रतिरूप है, और यहाँ पर एक क्रॉस आकार का प्रतिरूप है, यानी इस तरह का क्रॉस आकार का प्रतिरूप है। देखिए टी आकार के प्रतिरूप जो यहाँ पे बताया गया, टी के आकार की बस्तियां सड़कों के तिराहे पर बनती हैं। सड़कों का तिराहा जो होता है, 3 राहें जिसे हम बोलते हैं तिराहा, तो तिराहे पर टी आकार का प्रतिरूप होता है, ठीक है। लिख लेना टी के आकार की बस्तियां सड़क के तिराहे पर, कॉमा बाई आकार का प्रतिरूप जहां पर क्या बनता है, जहां पर बाई आकार का प्रतिरूप कहां बनता है, बाई आकार की बस्तियां जहां पर 2 मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलती है, कोई 2 मार्ग आ रहे हैं इस तरह से, और वो आकर एक तीसरे मार्ग में ऐसे मिल जाते हैं, तो क्या बन गया, ये बाई आकार का बन गया, ठीक है। क्रॉस आकार का कहां बनता है, क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहों पर प्रारंभ होती हैं, ठीक है, जहां से चारों दिशाओं में बसाव आरंभ हो जाता है। तो आपने टी, बाई और क्रॉस आकार के प्रतिरूप देख लिए। अब अगला प्रतिरूप आप देखेंगे दोहरे ग्राम, एफ, ठीक है, एफ जो है सब पॉइंट है आपका। ये नदी या पुल या फिर फेरी, यानी फेरी का मतलब होता है कि जहां से आवागमन कहीं और क्षेत्रों के लिए होता है, कहीं और के लिए वाहन आते जाते हैं, तो वहां पर विस्तार होता है। आपको अभी फेरी वाला दिखाया था मैंने यहाँ पर,
ये दोहरा प्रतिरूप है, ये फेरी वाला, यानी ये आप नीचे सड़क जा रही है, ऊपर पुल जा रहा है, ब्रिज जा रहा है, तो यहाँ पर एक तो सड़क के किनारे मकान बने हुए हैं, फिर ऊपर ऐसे ऐसे यहाँ पर भी निकल आए, इसके सारे मकान बन गए हैं, पुल वगैरह के सारे, तो दोहरा प्रतिरूप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपने पैटर्न, ये लगभग पैटर्न हर जगह सेम होते हैं। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा एनसीईआरटी वालों ने ये किया है, इसे ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप के रूप में रख दिया है, जबकि यही नगरीय बस्तियों का प्रतिरूप भी होता है। नगरीय बस्तियों का प्रतिरूप कोई अलग नहीं है, सेम यही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह से आपका ये पॉइंट जो है पूरा हो गया है। अब यहाँ पर अगली हेडिंग है आपकी कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं क्या हैं, कि वर्तमान में जो आपकी ग्रामीण बस्तियां हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आप हेडिंग डाल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अक्सर आप अगर यूपीएससी एग्जाम का मेंस पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि भाई ग्रामीण समाज या ग्रामीण परिवेश में हमें ग्रामीण जो हमारी अवसंरचना है वो उसमें किस प्रकार से अमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, या फिर ग्रामीण बस्तियों का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या क्या समस्याएं हमारी। तो आप अगर ये आर्टिकल आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप वहाँ पर लिख नहीं पाएंगे, इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है कि हम इसे अच्छे से पढ़ें और लिखें। देखिए अगर हम देखें, आप लोग ये बात तो अब सबके माइंड में क्लियर हो गई होगी कि ज़्यादातर समस्याएं जो है नगरीकरण से जुड़ी हुई हों या फिर ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई समस्याएं हों, वो सारी समस्याएं केवल विकासशील देशों में ही हैं। क्योंकि विकासशील देशों में केवल क्या है, पैसे को वरीयता दे रहे हैं। यहाँ पर ना पर्यावरण से संबंधित है उनकी कोई चिंता, ना ही लोगों के स्वास्थ्य से उन्हें कोई चिंता है, उन्हें केवल पैसे से वरीयता है, केवल पैसा मिलना चाहिए। पैसा भी मिल नहीं पा रहा है, पैसा भी कुछ चुनिंदा हाथों में है, तो इस वजह से विकासशील देश अभी भी पीछे हैं। क्योंकि विकसित देशों में समस्याएं उन्होंने लगभग निपटा ली हैं, तो ज़्यादातर आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी वो विकासशील देशों में ही देखने को मिलेंगी। विकासशील देशों की बात करें तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि विकासशील देशों में जो ग्रामीण बस्तियां हैं इनकी संख्या भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और संख्या भी ज़्यादा है। इसके अलावा आधारभूत ढांचा भी अविकसित है। आधारभूत ढांचा क्या है आप जानते हैं, यानी कि वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए उस गांव के लिए, जैसे स्कूल वगैरह है, जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है। इसके अलावा वहाँ पर जो और भी यहाँ पर जो है और भी जो क्रियाकलाप होते हैं उनके लिए जो सुविधा है वो भी वहाँ पर नहीं है, लाइट वगैरह नहीं है, रोड वगैरह नहीं है, ये सब आधारभूत ढांचा वहाँ का अविकसित होता है खास करके। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं होती है। ज़्यादातर आपके गांव ऐसे हैं कि जल की जो आपूर्ति यहाँ पे पर्याप्त नहीं होती है। तमाम पर्वतीय और शुष्क इलाके हैं, यहाँ पर बहुत लंबी लंबी दूरी ट्रैवल करके जो पानी लाना पड़ता है, पानी नहीं मिल पाता है। फिर भी इससे क्या होता है, यहाँ पर जल जनित बीमारियाँ जो हैं काफ़ी देखने को मिलती हैं, जैसे हैजा है, पीलिया, ये सब यहाँ पर सामान्य समस्या है। यानी यहाँ के निवासियों को आप देखेंगे कि ये सब जो हैजा पीलिया की समस्या, बीमारी, हमेशा इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं। खास करके अगर बात करें दक्षिण एशिया की, तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो लगभग, यानी कि यहाँ पर अक्सर बाढ़ आती रहती है, अक्सर बाढ़ और सूखे से ग्रस्त रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ दक्षिण एशिया में ही सबसे ज़्यादा गांव वगैरह पाए जाते हैं, सबसे सघन जनसंख्या पाई जाती है, और यहाँ की स्थिति ऐसी है। ये तो आपने ये लिख लिया होगा, पहले के दोनों सब पॉइंट। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारी होगी जल से संबंधित समस्या, और आधारिक जो हमारा आधारभूत ढांचा है उससे संबंधित समस्या हमने यहाँ पर देख ली। अगले पॉइंट में बात की जाएगी स्वच्छता की, कि भाई ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जाता है। अगर आज आप गांव में जाएं तो आप एक चीज़ देखेंगे, और जो चीज़ मैं काफ़ी बार सोच चुका हूँ, काफ़ी बार इस पर चर्चा भी मैं कर चुका हूँ अपने जो है यहाँ पर अपने सहपाठियों से, तो ये समस्या सबसे बड़ी यही है कि हम लोग करते क्या है, हमारे अमूमन समाज में हो क्या रहा है। इन तमाम कैंपेन चलाए गए हैं, स्वच्छ भारत मिशन, ये मिशन, इन सब में ये हो रहा है कि हम अपना कचरा उठा के शहर के बाहर कहीं एक स्थान पर पटक देते हैं। ये होता है, क्या उसका निस्तारण करते हैं हम, क्या उसका कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, और ट्रीटमेंट प्लांट लगाए भी जाते हैं तो वो देखते हैं कुछ सालों बाद बंद कर दिए जाते हैं, वहाँ पे वर्किंग में नहीं होते हैं। लगाए भी गए हैं, सरकार ने उन पर खर्च भी किया है करोड़ों रुपया ट्रीटमेंट प्लांटों पर, लेकिन सब उदासीनता है सिस्टम की, सिस्टम उसे रिसाइकिल करना ही नहीं चाह रहा है, तो कचरा क्या है, कचरे के पहाड़ बन जाते हैं। तो ये एक हर जगह की समस्या है, केवल गाँव की नहीं है, हर जगह की है। गाँव में क्या होता है कि गाँव में ज़्यादातर आप देखेंगे भाई घरों में लोग कचरा नहीं रखेंगे, ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं इकट्ठा करेंगे, तो यहाँ पर उसका निस्तारण करने की समस्या सबसे बड़ी होती है। यानी शहरों में तो फिर भी थोड़े बहुत जो शहर है वहाँ पर थोड़ा बहुत निस्तारण होता भी है, गांव में तो बिल्कुल निस्तारण की बात छोड़ ही दीजिए। यानी यहाँ पर बिल्कुल निपटान करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, रिसाइकिल की बात तो बिल्कुल त्याग ही दीजिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शौच घर, यानी जैसे हम शौचालय बोलते हैं, सुलभ शौचालय बोलते हैं। खैर सुलभ शौचालय हमारे गांव तक पहुंच गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर नालियाँ नहीं हैं। नालियाँ हैं भी तो नालियाँ वहीं जाकर तालाब वगैरह जो हैं गांव के आसपास उन जल स्रोतों में जाके मिल जाती हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ जो तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र है उसको भी वो दूषित कर रही हैं। तो यहाँ पे बताया गया शौच घर, कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएं नगण्य हैं, इससे भी यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यहाँ पर रहती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये गंभीर समस्या है। आप खुद सोचिए, खुद आप अपने दिमाग पर आप जोर डालिए, आप देखेंगे कि शहरों में फिर भी यहाँ पर नगर पालिका वगैरह है, कचरा उठाने के लिए कचरा लेकर जा रही है।
कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर प्लांट वगैरह लगाए गए हैं, जो है संयंत्र वगैरह लगाए गए हैं जिसके जरिए रिसाइकिल भी किया जा रहा है कचरा। लेकिन ग्रामीण स्तर पर आप देखेंगे, ग्रामीण स्तर पर ये कुछ भी नहीं होता है। हम बस यही करते हैं, अपना घर का कचरा निकाला और अपने आसपास अगल बगल में कहीं ना कहीं खाली स्थान देखते हैं, उसे हम जो है डस्टबिन बना देते हैं। आपने देखा होगा एक दो बार जो भी आपने देख पढ़ा होगा कहीं व्हाट्सएप वगैरह पे कि हमारे अगर अगल बगल में कोई खाली घर है तो हमारा वो क्या होता है, डस्टबिन होता है। भारत में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे आसपास यानी हमारा मान लीजिए यहाँ पर कोई मकान है, इसके बगल में कोई खाली प्लॉट पड़ा है, ये वाला ये भी खाली प्लॉट है, तो हम क्या करेंगे, अपना कचरा यहाँ फेंक देंगे या यहाँ फेंक देंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है, यानी हमें भी इस पर भी हमें विचार करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली बात बताई गई है यहाँ पर कि तमाम जगह ऐसी हैं हमारे यहाँ जहाँ पर मकान वगैरह प्रॉपर वे में नहीं होते हैं, मकान वगैरह प्रॉपर वे में नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तो लोगों के पास पैसा नहीं है, और पैसा होने के बावजूद भी तमाम जानते हैं, तमाम जैसे गंगा के तटवर्ती इलाके वहाँ पर अक्सर बाढ़ आती रहती है, वहाँ पर पक्के मकान बनाएंगे यकीन मानिए बहुत नुकसान होगा। तो लोग क्या करते हैं, कच्चे मकान बनाते हैं, यानी मकान मिट्टी लकड़ी छप्पर आप जानते होंगे, और जिसे नहीं मालूम हो कमेंट कर देना, तो हमारे जो भाई हैं यहाँ पर देख रहे हैं समझा देंगे, ठीक है। यानी छप्पर जिसे नहीं मालूम हो, खैर हम तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे से अवगत हैं, मेरे घर में रहे भी हैं, तो अगर ये कोई नहीं जानता हो छप्पर क्या होता है तो कमेंट कर देना आप, ठीक है। थोड़ा मुझे हंसी आ रही है क्योंकि यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी मुझे ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं। तो भारत को कम से कम जान लीजिए, भारत आपका जो है असली भारत जो है आपका ग्रामीण परिवेश में बसता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वही है थर्ड पॉइंट में कि मकान मिट्टी लकड़ी एवं छप्पर के बनाए जाते हैं। छप्पर का मतलब होता है घास फूस यूज करके ये जो है एक छत टाइप डाली जाती है ये, तो इन्हें भारी वर्षा और बाढ़ से काफ़ी नुकसान पहुंचता है, ये आप लिख लेना आप। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि अधिकतर मकानों में कोई रूपरेखा नहीं होती है, उपयुक्त संवातन नहीं होता है। संवातन का मतलब वेंटिलेशन, यानी हवा आए जाए, हवा एकदम निकले, वहाँ पर सफोकेशन ना हो वहाँ पर रहने वालों को, तो यानी घुटन टाइप ना हो। तो ये आप देखेंगे भारत में अधिकतर घरों में ये समस्या है, यानी प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है घरों में। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मकान भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप लिख लेना यहाँ पर इसका सब पॉइंट कि एक ही मकान में मनुष्यों के साथ पशु भी रहता है। यहाँ पर ये भी समस्या है हमारी, यानी एक ही मकान के अंदर मनुष्यों के साथ पशु भी रह रहे हैं, पशुओं का भी चारा भरा हुआ है, मनुष्य भी रह रहा है, तो ये हमारे मकानों की समस्या है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो कनेक्टिविटी है, ये संचार के साधन हैं, उनका भी अभाव है, यानी कनेक्टिविटी जो आपकी आधुनिक संचार के साधनों की समस्या है, कच्ची सड़क है, ये सब समस्या है। और खास करके तमाम जो वर्षा ऋतु का सीजन है या फिर बाढ़ वगैरह के सीजन में कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, आपातकालीन सेवा ठप पड़ जाती हैं, कोई जब बीमारी वगैरह हो, आप देखते होंगे भारत के संदर्भ में अगर आप देखते होंगे कि भाई फलाने गांव के लोग खाट पर रखकर महिलाओं को 11 किलोमीटर पैदल लेकर गए, तब जो है महिला हॉस्पिटल तक पहुंच पाई, फलाने गांव के लोग 10 किलोमीटर पैदल चले खाट पर रखकर। तो ये क्या है, यही है कि कनेक्टिविटी नहीं है हमारे यहाँ के गाँव में, कनेक्टिविटी कट जाती है बाढ़ वगैरह की वजह से, क्योंकि सड़कें प्रॉपर वे में नहीं है। तो ये समस्या आप देखते होंगे, तो आप अखबार में पढ़ते भी होंगे, इमेज वगैरह भी आते हैं यहाँ पर। तो ये ग्रामीण परिवेश की समस्याएं हैं, ये हमारे भारत के संदर्भ में समस्याएं बताई गई हैं। देखिए यहाँ पर आपके 5 पॉइंट लगभग आपके ऐसे निकल रहे हैं जिन पर आप अच्छा खासा निबंध लिख सकते हैं। तो वो मैंने 5 जो है यहाँ पर पॉइंट बता दिए हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग है आपकी नगरीय बस्तियाँ, यानी नगरीय बस्तियों के बारे में बात करते हैं। नगरीय बस्तियाँ आप जानते हैं कि भाई एक नूतन यानी नवीन परिघटना है। आप जानते हैं कि नगरीय बस्ती की परिकल्पना जो आई है वो औद्योगिकरण की एक देन है। नगरीय बस्तियों की संकल्पना एक औद्योगिकरण की एक देन है। पहले लोग वास्तव में नहीं जानते थे नगर क्या होता है। नगर का मतलब पहले लोगों का केवल यही आशय था कि हमारे राजा महाराजा जहाँ रहते हैं वो हमारा नगर है। लेकिन औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण के बाद नगर की संख्या में इजाफा हुआ, लोगों को रोजगार की तलाश में लोग एकदम नगरों की ओर भागे ग्रामीण स्तर से निकलकर। तो यहाँ पर फिर नगरीय परिवेश की परिभाषा बदल गई। तो नगरीय परिवीकरण अगर हम देखेंगे तो ये विकास की एक नूतन परिघटना है। आपके विश्व में यहाँ बताया गया है कि भाई जो प्रथम नगरीय आपका बस्ती थी आपको लंदन बोली जाती है, यानी कि सबसे पहला सेकंड पॉइंट लिख लेना कि प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या 1810 ईस्वी तक 10 लाख हो गई, यानी 1 मिलियन हो गई। पहला आपका नगर जो है यहाँ पर लंदन बोला जाता है, यानी औद्योगिक समाज का बोला जा रहा है। अब आप ये कहेंगे, अगर हम कोई यहाँ पे बुद्धिजीवी आकर मुझसे ये कहता है सर इतिहास में उठा के देख लो, ये नगर थे वो नगर थे, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर नहीं हो रही बात, यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से भी बात हो रही है, आपके वर्तमान औद्योगिक दृष्टि से भी बात हो रही है। यहाँ पर यानी औद्योगिक आपका जो परिवेश है, औद्योगिक समाज है, उसमें बात हो रही है। हम पुरातन नगरों की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई पुरातन फलाने जो है मगध राज्य का नगर था, ये नगर था, उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। पहली बात आप जान लीजिए, कोई व्यक्ति मुझसे आकर अगर ये कमेंट करके सर ये नगर, ये भी तो नगर थे, नहीं, हम औद्योगिक राष्ट्रों की बात, जो औद्योगिक क्रांति हुई है उसके बाद नगरों का विकास हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं।
समझे, मैंने आपको पहले ही ये क्लियर कर दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करके लगातार उनके माइंड में तमाम चीज़ें जो है उपजती हैं, तो वो मैं पहले ही पता चल जाती है क्या आपके माइंड में उपजेगा, तो पहले ही मैंने बात कर दी है, बता दिया है यहाँ पर। यानी हमारा औद्योगिकरण जो हुआ है उसके बाद की बात हो रही है, औद्योगिक क्रांति के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम नगरीय बस्ती आपकी लंदन बोली जाती है, क्योंकि वहीं से यूके से स्टार्ट हुआ है औद्योगिकरण। 1982 तक आते आते आपका विश्व भर में लगभग 175 नगर हो गए थे, जिनकी जनसंख्या 10 लाख यानी 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगर थे आपके। अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई सन 1800 में, यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपका ये कह रहा है कि सन 1800 में आपका जो है करीब विश्व की 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी सन 1800 तक में, और अब लगभग 54% जनसंख्या यानी 2017 तक अगर हम आंकड़े देखें तो लगभग अभी जो जनसंख्या है लगभग 54% जनसंख्या आपकी नगरों में निवास करती है। विश्व भर के संदर्भ में बात हो रही है कि विश्व में 3% जनसंख्या सन 1800 में क्या है नगरों में निवास करती थी, लेकिन वर्तमान में 54% पूरे विश्व का 54% क्या है नगरों में निवास करता है। तो आप यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिख लेना ये। तो ये आपने नगरीय बस्तियां देख ली। अब देखिए नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किया गया है। नगरीय बस्तियां जो हैं आपकी उनका वर्गीकरण किया गया है, किस किस आधार पर किया गया है वो हम देखेंगे। देखिए नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण की जो परिभाषा है, अगली सब हेडिंग डाल लेना, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई नगरीय बस्तियों का जो वर्गीकरण करने की परिभाषा है हर जगह अलग अलग है। कुछ लोग जो है हमारे भारत जैसे लोग जो देश हैं वो आप जानते हैं कि कोई प्रशासनिक इकाई हो वहाँ पर, या फिर 5000 जनसंख्या हो, ऊपर से 400 का घनत्व पूरा कर रहा हो, 75% पुरुष जो है हमारे द्वितीय तृतीय कार्यों में संलग्न हो, तो ऐसे क्षेत्र को नगर कहते हैं। भाई अलग अलग देशों में इसका पैमाना अलग है, यानी नगर किसे कहा जाएगा, टाउन किसे कहा जाएगा, वो अलग अलग परिभाषित किया है उन्होंने। तो यहाँ पर लिख लेना नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न है। पहला यहाँ पे पैमाना यहाँ बताया गया है जनसंख्या का आकार, पहली हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नगरीय क्षेत्र हैं, इनको परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को अपनाया है। अब जैसे यहाँ पर जनसंख्या के आकार की निचली सीमा यहाँ पे बताई गई है नगरों की, तो जैसे जनसंख्या के आकार की निचली सीमा जो कोलंबिया है, कोलंबिया में 1500 व्यक्ति पर एक नगर कहा जाता है। अर्जेंटीना पुर्तगाल में 2000 व्यक्तियों पर नगर बोला जाता है। यूएसए और थाईलैंड में 2500 व्यक्तियों की सीमा है। भारत में 5000 की है। जापान में 30,000 व्यक्ति कोई होते हैं तो उसे टाउन बोला जाता है, ठीक है। ये लिख लेना आप इसमें सब पॉइंट। वहीं अगर बात करें डेनमार्क और स्वीडन की, देखिए भारत में तो इसके अतिरिक्त 400 वाला घनत्व भी है, इसके बारे में हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, तो ये हम लिखेंगे नहीं दोबारा फिर से। डेनमार्क की बात करें, क्योंकि डेनमार्क स्वीडन फिनलैंड बहुत छोटे छोटे देश हैं, तो यहाँ पर नगर किसे कहा जाता है जहाँ पर 250 व्यक्ति, ठीक है। डेनमार्क स्वीडन फिनलैंड, ठीक है, जो कंट्री हैं तो इनमें 250 व्यक्ति जो हैं उन्हें हम बोलते रहते हैं। वहीं आपका आयरलैंड है, आयरलैंड में न्यूनतम जनसंख्या 300 मनुष्य। वहीं कनाडा और वेनेजुएला की बात करें तो यहाँ पर कनाडा और वेनेजुएला में 1000 व्यक्ति वाले जो हैं क्षेत्र हैं उन्हें हम नगर कहते हैं। तो यहाँ लिख लेना सेकंड पॉइंट, डेनमार्क स्वीडन फिनलैंड में 250, आइसलैंड में 300, जबकि कनाडा वेनेजुएला में यह संख्या 1000 व्यक्ति है। यानी कि इतने व्यक्तियों पर हम कोई क्षेत्र को नगर घोषित कर देते हैं। पैमाना आपके सामने बता दिया है कि किन किन देशों में पैमाना अलग अलग है। सबसे कम आपको देखने को मिलेगा तो आपका जो यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क स्वीडन फिनलैंड, यहाँ पे सबसे कम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें नगर की संख्या का पैमाना तो कहाँ पर है, टोक्यो में 30,000 व्यक्तियों पर नगर घोषित हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर नोट कर ली है। अब अगला है यहाँ पर व्यवसायिक संरचना। हमने कुछ नगरों का वर्गीकरण जो हमने किया है वो व्यवसायिक संरचना के अकॉर्डिंग किया है। यानी हमने ये माना है कि भाई जो लोग व्यवसाय में संलग्न हैं उसके अकॉर्डिंग नगर हम वर्गीकृत कर देते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में भी देखें तो भारत के संदर्भ में भी आपको पता होगा 75% वाला हमने पैमाना अपनाया है, ठीक है। वहीं इटली में भी हमारी जैसे ही अपनाया है, और इटली में क्या किया कि 50% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी है तो वो क्षेत्र नगर हो जाएगा। तो यहाँ पर वही है व्यवसायिक संरचना। यहाँ पर आप लिख लेना इसमें कि भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियां निर्दिष्ट करने के लिए मापदंड माना जाता है। इसी सब पॉइंट, इसी प्रकार इटली में बस्ती को नगरी कहा जाता है जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या का 50% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। यह आप लिख लेना, ठीक है। तो आपने व्यवसायिक संरचना के अकॉर्डिंग वर्गीकरण देख लिया जनसंख्या का, नगरों का, सॉरी। अब है प्रशासन, यानी कुछ नगरों का वर्गीकरण में प्रशासन के आधार पर किया है। प्रशासनिक जैसे हमारे यहाँ हमने कैंटोनमेंट वगैरह है, आपका छावनी बोर्ड वगैरह है, नगर पालिका वगैरह है।
जो जो अधिसूचित क्षेत्र हैं उनका हमने यहाँ पर नगर में रख लिया है। वहीं आपके लैटिन अमेरिकी देश हैं, यहाँ पर जो प्रशासकीय केंद्र बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी के कोई जो है नेता वगैरह बैठते हैं, या फिर यहाँ से प्रशासन के लिए कोई इकाई वगैरह यहाँ स्थापित है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ प्रशासन की जो मेनली इकाइयाँ हैं, जैसे ब्लॉक स्तर आप जानते हैं, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, ठीक है, जिला लेवल पर जिलाधिकारी वगैरह होते हैं, SSP ऑफिस वगैरह होता है। तो प्रशासनिक इकाई के रूप में हमारा जिला हम देखते हैं, ठीक है। छोटे छोटे इकाइयों में आप नगर वगैरह हम देखें तो ब्लॉक हमने बना दिए हैं नगरों में, ठीक है, कि जो वैसे अधिकारी वगैरह हैं आपको जो है नगरों में अपने भारत में ब्लॉक जो बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, ब्लॉक में आपको देखने को मिल जाएंगे। SDM वगैरह जो देखेंगे, वो तहसीलदार वगैरह जो देखेंगे वो तहसील बनाई जाती है, यहाँ पर लिखा पढ़ी होती है जमीनों की, तो तहसील में देखने को मिल जाएंगे। तो हमने इस तरह से वर्गीकरण कर लिया है, प्रशासनिक इकाइयों का वर्गीकरण कर लिया है। तो यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में, प्रशासन के बारे में, कि भारत में किसी भी प्रकार की बस्तियों को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मान लेते हैं वहाँ पर नगर पालिका हो तो प्रशासनिक इकाई मानते हैं हम उसे, छावनी बोर्ड हो या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र हो। वहीं आपका इसी प्रकार लैटिन अमेरिकी देश हैं आपके, जैसे ब्राजील और बोलीविया है, तो इसमें जनसंख्या के आकार को नहीं बल्कि किसी प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। यानी वहाँ पर कोई प्रशासकीय केंद्र है तो उसे हमने नगरीय केंद्र मान लिया। मान लेते हैं कोई राजधानी क्षेत्र वगैरह है, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र है जो फेमस है, ठीक है, प्रशासन वहाँ से चलता है, तो उसे हम क्या मान लेते हैं, वहाँ पर उसे यानी प्रशासकीय केंद्र मान लेते हैं, जो नगर मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्थिति। देखिए किसी भी नगर के लिए यहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्थिति से अभिप्राय यहाँ पर ये होता है कि काफ़ी सारे नगर जो होते हैं, कुछ नगर औद्योगिक नगर भी होते हैं, कुछ नगर जो होते हैं सेना नगर भी होते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे डिपेंड करता है, यानी ये जो चीज़ें हैं स्थिति, ये मेनली जो डिफाइन की जाती है वो कार्य के आधार पर की जाती है कि भाई कौन से नगर में क्या कार्य हो रहा है, क्या कार्य संपन्न हो रहा है, क्या विशेषता है, उसके अकॉर्डिंग हम स्थिति हम बताते हैं। तो यहाँ पे बता देना, नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल है शहरगाह की स्थिति, जो हम अगर ले आए, शहरगाह का मतलब टूरिज्म वाले नगर की स्थिति, तो उनकी आवश्यक बातें जो हैं वो औद्योगिक नगर, सेना नगर या समुद्री पत्तन से भिन्न होती हैं। यहाँ पे आप लिख लेना सब पॉइंट, जो शहरगाह वाले नगर होते हैं यानी कि टूरिस्ट वाले जो नगर वगैरह होते हैं, तो उनकी आवश्यक बातें औद्योगिक नगर, सेना नगर या समुद्री पत्तन नगर से भिन्न होती हैं, ठीक है, यहाँ पे अलग होती हैं। वहीं जो सामरिक नगर हैं, यानी कि जो अगर हम सामरिक दृष्टि से देखा जाए, यानी स्ट्रेटेजिक पॉइंट के रूप में देखा जाए सामरिक दृष्टि से, जहाँ पर हम कहें अच्छा खासा आयात निर्यात वगैरह होता है, या फिर सेना की दृष्टि से, या फिर पॉलिटिकल रूप से सामरिक दृष्टि से अगर देखें उन्हें, तो वहाँ पर उन्हें सामरिक दृष्टि से हम ये देखते हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कि सामरिक नगरों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा मिले, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हो नगर, ठीक है। खनिज नगरों के लिए हम देखते हैं, खनिज नगरों के लिए कि वहाँ पर आवश्यक रूप से खनिजों का पाया जाए, ठीक है, यानी खनिज नगरों के लिए आवश्यक खनिज क्षेत्र हो वहाँ पर। औद्योगिक नगरों के लिए ये हो कि वहाँ पर स्थानीय शक्ति के साधन हो, यानी विद्युत वगैरह का साधन वगैरह हो, और रॉ मटेरियल वगैरह वहाँ पे मिल जाए, ऐसे औद्योगिक नगर बन जाएगा। पर्यटन के लिए वहाँ पर, पर्यटन केंद्र के लिए, नगर के लिए दृश्य हो या फिर समुद्र तट हो, ठीक है, आकर्षक दृश्य हो या फिर समुद्र तट हो, तो ऐसे करके पर्यटन केंद्र बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, या फिर ऐतिहासिक अवशेष हो, ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो पर्यटन केंद्र बन जाएगा। पर्यटन केंद्र में क्या क्या आ जाएगा, आकर्षक दृश्य, सामुद्रिक तट या फिर ऐतिहासिक अवशेष, तो ये क्या है, ये पर्यटन केंद्र के रूप में है। पत्तन के लिए पोताश्रय हो, ठीक है, यहाँ पर जो पोर्ट वगैरह हो, बंदरगाह वगैरह हो, तो पत्तन नगर बन जाएगा। तो ये स्थिति चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ये नगर डिफाइन किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे बताया गया है आपके अगले पॉइंट में, ये सेकंड पॉइंट है आपका। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई जो प्राचीन नगरीय बस्तियाँ थीं, उन नगरीय बस्तियों में जो है वो जल के अकॉर्डिंग, गृह निर्माण के अकॉर्डिंग, यहाँ पे बताया गया कि प्राचीन नगरीय बस्तियों की स्थिति जो थी वो जल, गृह निर्माण, सामग्री, उपजाऊ भूमि उपलब्धता पर ये निर्भर रहती थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे नगर कहीं भी विकसित हो जाते हैं, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री स्थापित हुई, वहाँ पर नगर विकसित हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अब नगरीय बस्तियों की जो है रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो रही है। रीज़न क्या है, क्योंकि सबको मालूम है जो नगर स्थापित किए जाएंगे किसी इंडस्ट्री के द्वारा या किसी बड़े बड़े उद्योगपति के द्वारा नगर बसाए जाएंगे, तो वहाँ पर आधारभूत जो बुनियादी ढांचा है वो वहाँ पे सुदृढ़ होगा। जैसे अब पानी के लिए पानी नहीं है तो बाहर से पानी लाएंगे, पाइपलाइन डालेंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे वहाँ पर। तो अब वहाँ पर मानव इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं है, मानव अब प्राकृतिक कारकों पर इतना डिपेंड नहीं है। अब वहाँ पर भी बस्तियाँ बनाई जा रही हैं जहाँ पर बेसिक संसाधन नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने दुबई है। दुबई के पास आप जानते हैं कि भाई उनके पास प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल नगण्य है, लेकिन आज आप देख रहे होंगे दुबई में हर चीज़ मिल जाएगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा दुबई में। यानी क्या है, क्योंकि केवल कैसे संभव हो पाया, टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाया, प्रौद्योगिकी की वजह से संभव हो पाया है ये सब। तो अब हमारी निर्भरता जो प्राचीन संसाधन थे उन पर इतनी ज़्यादा नहीं रही है कि ये सब हों तभी कोई नगर यहाँ पे डेवलप हो पाएगा, कई नगर यहाँ पे फल फूल पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पहले लिख लेना आप, फिर थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट बोल रहा हूँ, सेकंड पॉइंट पहले आप लिख लेना यहाँ पर
और इसका सब पॉइंट कि यद्यपि वर्तमान में प्रौद्योगिकी के कारण ऐसे क्षेत्रों में नगरीय बस्तियां विकसित हो रही हैं जहां उपरोक्त सुविधाएं न हो। यानी कि अगर हम देखा जाए सेकंड का खंडन इसका सब पॉइंट कर रहा है। सब पॉइंट का यही कह रहा है कि भाई वर्तमान में प्रौद्योगिकी की वजह से ऐसी जगह पर भी बस्तियां हम बसा रहे हैं जहां पर ऊपर जो सुविधाएं से बताई गई हैं ये सब ना ही भी हो तो भी हम बस्तियां बसा दे रहे हैं। ठीक है, इसी में सब पॉइंट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वर्तमान में जो नगर, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में एक चीज और है यहाँ पर कि वर्तमान में जो नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के निकट स्थित है उनका विकास सबसे तेज हुआ है। सबसे बड़ी खास बात यह है, अब पहले वाली स्थिति नहीं है कि भाई हमारी राजधानी है या फिर हमारा जो कहा जाए राजा का नगर है या फिर हमारा ऐतिहासिक नगर है या फिर हमारा जो धार्मिक नगर है, इस अकॉर्डिंग का विकास नहीं होता है। मेन चीज़ है कनेक्टिविटी। यानी सबसे बड़ी बात है वहाँ पे परिवहन किस प्रकार से है। वहाँ से अगर इंटरनेशनल परिवहन है यानी अंतर्राष्ट्रीय कोई वहाँ पर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो होता है, तो वो नगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर तरक्की करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने जो है गुजरात है। ठीक है, गुजरात आप जानते हैं कितना क्यों डेवलप्ड हो रहा है, तो वो उसका रीजन मालूम है। बिहार क्यों पिछड़ रहा है, बिहार पिछड़ने का रीजन ये है कि बिहार पूरा लैंड लॉक्ड है। इसके कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर कोई ऐसे नहीं है कि जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर आयात निर्यात हो। है भी एक बॉर्डर नेपाल से, उसका कोई ज़्यादा महत्व है नहीं वहाँ पर, क्योंकि नेपाल भी जो है वहीं जो है ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, एक गरीब राष्ट्र ही है, तो उससे कोई होगा नहीं। बिहार इसलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि वो स्थल युद्ध भी है, कोई यहाँ पर इंटरनेशनल डिपार्चर वगैरह नहीं हो पा रहा है। गुजरात इसलिए डेवलप कर रहा है क्योंकि समुद्र तट पर है, जहाज वगैरह आते हैं, यात्रा वगैरह होती है, तो यहाँ से उन्हें तमाम जो जहाज वगैरह आते हैं, सामान आता है, यहाँ पर उद्योग धंधे भी विकसित हो रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा। तो ये अंतर आप जानते हैं। यानी आज वही नगर सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है जहाँ पर व्यापार की मार्ग निकट है। यानी यहाँ से आप देख रहे हैं जहाँ से व्यापार अच्छा खासा हो रहा है वो नगर तेजी से विकास कर रहा है। जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया गुजरात और बिहार के संदर्भ में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने सब पॉइंट लिख लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग आपकी ये है नगरीय क्षेत्रों के कार्य, कि भाई नगरीय क्षेत्रों के कार्य क्या क्या हैं। अगली हेडिंग आप डालेंगे यानी नगर जो आपने बताए हैं उनके कार्य क्या हैं। देखिए प्राचीन समय में देखा जाए आपको जो है कंपेयर करना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा। प्राचीन समय में नगर जो थे वो केवल प्रशासन के केंद्र, व्यापारिक, उद्योग, सुरक्षा और धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर इसमें जो धार्मिक महत्व है और आपका जो सुरक्षा है, इसका जो बोलबाला खत्म हुआ है। क्यों खत्म हुआ है वो मैं रीज़न बताऊंगा। देखिए पहले क्या था, लोग धर्म से लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि भाई पूरा समाज जो है आर्थिक रूप से डिपेंड कर रहा है। आप कहीं भी जाएंगे, कहीं यात्रा करेंगे, आप उससे कह देंगे भैया हम धार्मिक व्यक्ति हैं, आप छोड़ दीजिए किराया हमारा, नहीं छोड़ेगा। ठीक है, यानी वो भी सरकारी मुलाजिम होगा तो नहीं छोड़ेगा, फाइन लगा देगा आप पर। तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले क्या था, लोग आप धर्म का नाम ले देते थे कि भाई हम फलाने धर्म का अनुयायी हैं, उनके हैं, तो लोग आराम से आपको अपने साधन दे देते थे और आप यात्रा कर आते थे। पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। सुरक्षा की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि जो राजा महाराजा होते थे अपने अपने नगर ऊंचे इलाकों में बसाते थे, जहाँ से वो लोग शत्रु की सेना देख सकें। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हुई, अब इस बात का कोई महत्व नहीं रह गया है। सुरक्षा का कोई महत्व इसलिए नहीं रह गया है क्योंकि हमारे पास एक बटन दबाने मात्र से पूरी जो है मिसाइलें लॉन्च हो जाती हैं। आप समझ रहे होंगे, यानी हम एक कहीं बस बैठ के बटन दबाने से हमारे यहाँ पूरी जो है ICBM जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हो जाती हैं। तो ऐसे में हम सुरक्षा की टेंशन लेने की जरूरत हमें नहीं है। पहले जैसी टेंशन नहीं है भाई, पहले सेना उतर के आएगी, सेना यहाँ तक आएगी, सेना चल कर आएगी, युद्ध होगा यहाँ पर मैदान में। अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब जो युद्ध अगर भविष्य में कभी हुआ तो परमाणु युद्ध टाइप होगा। ठीक है, बैठे बैठे मिसाइलें चलेंगी, यहाँ पर कोई कहीं नहीं जाएगा। तो अब वो सब चीज़ें चेंज हुई हैं। अब यहाँ पर सुरक्षा की जो भावना पहले थी लोगों की, भाई पहले दुर्ग की अभेद दीवारें बनाएं जिससे कोई शत्रु सेना यहाँ पर प्रवेश ना कर पाए, ऐसा अब कुछ नहीं है। अब तो बस वही है कि रडार सिस्टम में लगा दिया है, जिसके जरिए कोई बाहर से कोई मिसाइल वगैरह है, कोई रॉकेट वगैरह आता है तो हमारा रडार सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेगा और उसके जवाब में जो इंटरसेप्टर मिसाइल है चला दी जाएगी। तो इस तरह का हमने सुरक्षा प्रणाली हमारी विकसित हो गई है। तो अब इन चीज़ों का महत्व ज़्यादा नहीं रह गया है। और धार्मिक रूप से महत्व न रहने का रीज़न ये है कि रीज़न मैंने बताया कि सबसे बड़ी बात है, अब समाज आर्थिक हो रहा है। आर्थिक रूप से समाज जो है आर्थिक जो है क्रियाकलापों में फोकस कर रहा है, क्योंकि सभी को मालूम है अगर हम कुछ कमाएंगे नहीं तो धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म का पालन भी नहीं कर पाएंगे।
नहीं, अगर आप जाएँ भगवान के लिए कुछ अर्पित भी करना चाहते हैं तो वो भी पैसे से लेना पड़ेगा आपको। पहले की तरह थोड़ी ना है कि भाई पहले आप अपना खुद का था तो अर्पित कर दिया। अब आप हर चीज़ देख रहे हैं, कहीं अगर आपको यात्रा करनी हो, और खास करके गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन दे रही है, हर जगह आप देखें धार्मिक नगरियों में वहाँ पर तरह तरह के जो है साधन बनाए गए हैं, रोप वे वगैरह जो है और भी साधन बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये अब जो चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही हैं। अब क्या है, अब वो हम लिख लेते हैं कि वर्तमान समय में सुरक्षा तथा धर्म का कार्यात्मक विविधीकरण रूप में महत्व घटा है, इसी में आगे लिख लेना। परंतु कई अन्य कार्य जैसे मनोरंजनात्मक, यातायात, खनन निर्माण, आवासीय तथा सबसे नवीन सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, इस सूची में जुड़ गए हैं। यानी अब लोग फोकस करते हैं भाई वहाँ पे एंटरटेनमेंट के साधन हो, मनोरंजन के साधन हो, मॉल हो। ठीक है, अब तो एक ट्रेंड चल चुका है भाई, मैं देखता हूँ आजकल समाजों में कि भाई आजकल के जो लोग हैं, बच्चे हैं, भाई मॉल चलेंगे, हर संडे को मॉल में जाना है, मूवी देखनी है, वहाँ पर शॉपिंग करनी है, वहाँ पर मॉल होने चाहिए, क्योंकि मॉल में सारी सुविधाएं मिल जाती हैं उन्हें, शॉपिंग भी कर लेते हैं, रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर। ठीक है, तो अब ये सब दिखते हैं। यहाँ पे निर्माण वगैरह आप देखते होंगे, निर्माण वगैरह शहरों में कई स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती हैं, 50-50, 60-60 ऊंचा मंजिला इमारतें बनाई जाती हैं। इसके अलावा तरह तरह की वहाँ पे विला वगैरह इमारत बनाई जाती हैं, आवासीय संरचना वहाँ बढ़िया होती है वहाँ पर। तो इस वजह से लोग जो है यहाँ पर बहुत उन्मुख होते हैं। तो ये कुछ रीजन है वो आपने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर नगरों और शहरों का वर्गीकरण किया गया है। आप समझने वाली बात है, ये तो नगरीय क्षेत्रों के कार्य आपने देख लिए। अब आगे बढ़ते बढ़ते अब आगे यहाँ पे बताया गया है कि नगरों और शहरों का वर्गीकरण। नगर और शहर कौन कौन से हैं? तो देखिए पहली बात तो आप जान लीजिए, नगर छोटा होता है, शहर बड़ा होता है। शहर में कई सारे नगर आके मिल जाते हैं तो ऐसे शहर का निर्माण होता है। तो नगरों और शहरों का वर्गीकरण हमने अब जो किया है, अभी तक तो आपने जो पढ़े थे कि जो अभी आपने वर्गीकरण देखा था वो आपने देखा था नगरी बस्तियां, नहीं नगरी बस्तियां हमने कैसे डिफाइन की हैं, नगरी बस्तियों का वर्गीकरण कैसे किया वो देखा था। लेकिन नगरों और शहरों का वर्गीकरण हमने जो किया है वो प्रशासनिक आधार पर किया है। हमने यहाँ पर व्यापारिक और व्यवसायिक नगर के आधार पर किया है। ठीक है, वहीं जो सांस्कृतिक नगर के आधार पर किया है। तो ये हम अब देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगली सब हेडिंग आप लिखेंगे कि नगरों एवं शहरों का वर्गीकरण। ठीक है, लिख लेंगे इसी में ही, नगरों एवं शहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग आपकी है प्रशासनिक नगर की। ठीक है, प्रशासनिक का मतलब ये है कि यहाँ पे राजधानी वगैरह है, केंद्रीय सरकार बैठती है, उनके कार्यालय हैं, उन्हें हम प्रशासनिक नगर कहते हैं। देखिए समझने वाली बात है, समझने आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि भाई ये नगर क्या है, वो नगर क्या है। प्रशासनिक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रूप में देखा जा रहा है। वहाँ पे प्रशासन का अर्थ जो है कि छोटी स्थानीय स्तर की इकाइयों से लिया गया है। यानी जो वहाँ पे छोटे नगरों की स्थिति हमने डिफाइन की है वो स्थानीय इकाइयों के रूप में डिफाइन की है, जनसंख्या के आकार के रूप में डिफाइन की है, व्यावसायिक संरचना के अकॉर्डिंग डिफाइन की है। यहाँ पर जो पूरा शहर है, यहाँ पे पूरे बड़े बड़े महानगर हैं, उनको डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख लेना आप। ठीक है, अब इसमें बताया गया है जैसे दिल्ली है, कैनबरा है, ठीक है, बीजिंग है चीन का, अदीस अबाबा है इथियोपिया का, वाशिंगटन डीसी यूएसए का है, लंदन, ये प्रशासनिक नगर हैं यहाँ पर। ठीक है, वहीं राज्य हैं जो आपके राज्य हैं, राज्यों में भी ऐसे नगर हो सकते हैं, जैसे विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में पड़ता है, ठीक, कनाडा में, अल्बेनी न्यूयॉर्क में पड़ता है, चेन्नई आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, ये राज्यों में भी हो सकते हैं प्रशासनिक नगर, जहाँ पे राज्यों की राजधानियां वगैरह हैं वो प्रशासनिक नगर हो सकते हैं। तो ये आप ये पॉइंट लिख लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली हेडिंग है यहाँ पर व्यापारिक और व्यावसायिक नगर। अगली हेडिंग आपकी है व्यापारिक और व्यावसायिक नगर। तो यहाँ पर कुछ आपके व्यापारिक और व्यावसायिक नगर भी हैं यहाँ पर, तो उनके बारे में बात कही गई है। देखिए एक बात और मैं बताऊँ आपको अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो नाम है, अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जो नाम है विभिन्न देशों के जो शहरों के बड़े बड़े शहरों के नाम है वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी जिक्र करेंगे, कहीं भी बताएंगे कि भाई ये नगर कृषि आधारित नगर है, ये नगर जो है बैंकिंग आधारित नगर है, ये नगर जो वित्तीय कार्य वाला नगर है, तो पता कैसे होगा? पता तब होगा जब आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये नाम आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इसकी ये है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप नोट करेंगे जैसे कृषि बाजार कस्बे हैं हमारे, विनिपेग कनाडा का है, कंसास नगर जो है आपका, आप जानते हैं इसके बारे में, ये मिसौरी स्टेट जो पड़ता है यूएसए में, तो मिसौरी स्टेट का एक नगर है कंसास। बैंकिंग और वित्तीय कार्य के लिए आपके नगर अगर बात करी जाए तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड का है,
और विशाल अंतर्देशीय केंद्र यानी एक देश से दूसरे देश के जो केंद्र हैं वहाँ पर आप देखा जाए आपका जो है मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर आप जानते हैं ये इंग्लैंड का है। सेंट लुइस वहीं यानी सेंट लुइस जो आपका है मिसौरी स्टेट का है यानी यूएसए का है। परिवहन के केंद्र के रूप में लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, बगदाद इराक की राजधानी है, आगरा आप जानते ही हैं। तो ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में है, यानी कि ये नगर इनका कहीं ना कहीं व्यापारिक और व्यावसायिक महत्व है, तो मैंने आपको बता दिए। कुछ नगर ऐसे भी हैं जो कि सांस्कृतिक नगर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सांस्कृतिक नगरों की बात करें यानी तीर्थ स्थान है, जैसे जेरूसलम है, जेरूसलम यहूदियों का भी है और आप जानते हैं ईसाइयों का भी है। मक्का है मुस्लिमों का है यानी इस्लाम धर्म का है। जगन्नाथपुरी, बनारस आदि ये क्या है संस्कृति नगर है, यानी बनारस जब आप जानते हैं सबसे प्राचीन नगरी बोली जाती है बनारस, तो ये आपके क्या है तीर्थ स्थान है, ये सांस्कृतिक नगर है। इसके अलावा कुछ और भी नगर हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे, कुछ और नगरों के बारे में, जैसे आप जानते हैं मनोरंजन के लिए मयामी यानी मयामी जो नगर है फ्लोरिडा में पड़ता है अमेरिका में, पणजी यानी गोवा में, ठीक है। औद्योगिक नगर आपके जानते हैं पिट्सबर्ग, ये पेनिसिल्वेनिया राज्य में पड़ता है, पिट्सबर्ग यूएसए में। और जमशेदपुर आप जानते हैं भारत में पड़ता है, झारखंड में। खनन के लिए ब्रोकन हिल आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर धनबाद आप जानते हैं झारखंड में। परिवहन के लिए सिंगापुर पता है आपको, मुगलसराय यूपी में पड़ता है। तो ये कुछ और नगर आ जाते हैं, ठीक है, यानी ये कुछ और नगर आ जाते हैं जो फेमस हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब तो आपने नगरों की बात कर ली, अब यहाँ पर कुछ नोट करके कुछ तथ्य लिखवाने हैं, वो नोट करके आप लिख लीजिए यहाँ पे तथ्य। जैसे नगरों की यहाँ बताया गया है कि भाई नगरीकरण की परिभाषा कैसे करेंगे, तो नगरीकरण में यहाँ पे तात्पर्य इन्होंने दिया है कि एक देश की नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि से है नगरीकरण का तात्पर्य, नोट कर लेना। अब इसी में सब पॉइंट देखिए 19वीं शताब्दी में विकसित देशों में और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकासशील देशों में नगरीकरण जो है तेजी से हुआ है। यानी 19वीं शताब्दी जो हमारी रही है उस समय जो आपके विकसित देश आज जो हैं वर्तमान के, वहां पर नगरीकरण बहुत तीव्र गति से हो रहा था। लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, कि विकासशील देश थे वहां पर नगरीकरण फिर स्टार्ट हो गया। तो ये आप ये सब पॉइंट के रूप में आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग है आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, यानी कौन किस नगर में क्या आकृति है, ये सब चीजें क्या हैं, कैसे नगर हम पहचानेंगे, तो वो हम कैसे यहाँ पर देखेंगे। देखिए आकृतियां यहाँ पर भी वही होती हैं लगभग नगरों की बसावट, जैसा कि आपने ऊपर देखा प्रतिरूप में पैटर्न में रेखीय, वर्गाकार, तारा या अर्धचंद्राकार ये सब होती हैं। आप जानते हैं अर्धचंद्राकार वहाँ की होती है जहाँ पर कोई नदी या नहर या पोर्ट वगैरह बंदरगाह वगैरह बनता है तो वहाँ पर अर्धचंद्राकार नगर टाइप बन जाता है। तो ये बात आप जानते हैं ऑलरेडी। अगर हम बात करें किसी नगर की आकृति के लिए, तो नगर का जो आकृति है वो वास्तुकला वहाँ की है, यानी वास्तुकला जो भी है भवनों की शैली है वहाँ की, ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं की देन होते हैं। यानी आप जानते हैं कोई भी नगर उठा के देख लें तो उसका कुछ ना कुछ ऐतिहासिक महत्व होगा, कुछ सांस्कृतिक महत्व होगा। दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में लगभग जो है मुगल एम्पायर भी रही है, यहाँ पर मुगल एम्पायर से पहले भी कुछ जो शासन काल रहे थे वो भी रहे, तो उनके भी निर्माण वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ब्रिटिश हुकूमत का भी वहाँ पर अच्छा खासा बोलबाला रहा बाद के समय में, तो वहाँ पर सभी की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ जगहों पर मुगलकालीन जो है बाजार वगैरह देखने को मिलेंगे, कुछ जगहों पर आपको जो है ब्रिटिशकालीन बाजार वगैरह नई दिल्ली में जो बनाए गए हैं वहाँ पर आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी नगर जो है वहाँ की आकृति है, वास्तुकला है, भवनों की जो भी शैली है वहाँ पर, वो वहाँ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं की देन होती है। ये आप पहला पॉइंट लिख लेना। वहीं बात कर लेते हैं विकसित देशों की। देखिए विकसित देशों में जो नगर बनाए जाते हैं उनका पूरा प्लानिंग होती है प्रॉपर वे में कि भाई कहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट होगा, कहाँ से रोड जाएगा, कहाँ से हाईवे निकलेगा, कहाँ से अंडरग्राउंड टनल जाएगी, पूरा उनका योजना पूरी होती है। जबकि विकासशील देशों में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई विकसित देशों में अधिकतर नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं, जबकि विकासशील देशों में अधिकतर नगरों की उत्पत्ति जो है वो ऐतिहासिक है। यानी हमारे यहाँ जो जितने भी नगर आप देखेंगे वो लगभग ऐतिहासिक हैं, यानी हमने कोई अपना अलग से नगर हाल फिलहाल में नहीं बसाया है। सारे नगर हमारे वही अंग्रेजों के टाइम पे चले आ रहे हैं। जो बड़े आज महानगर आप देख रहे हैं सब अंग्रेजों के टाइम के हैं, ठीक है। इस वजह से इनकी आकृति क्या है, अनियमित है। भारत के जैसे कुछ नगर हैं जो नियोजित में आ जाते हैं, जैसे चंडीगढ़ है आपका नियोजित में आ जाता है, कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया का ये भी नियोजित नगर है, एग्जाम्पल लिख लेना इसमें। तो यानी सबसे बड़ी समस्या आप विकसित और विकासशील में यही है, विकसित देशों में नगर जो बसाए जाते हैं उनका एक प्रॉपर योजनाबद्ध तरीका है। हमारे देश में योजना क्यों नहीं होती, आप देखेंगे हमारे देश में योजना ना होने का रीजन ये है कि यहाँ पर क्या भ्रष्टाचार चरम पर है। यानी आपको सही सी बात जो आप जानना चाह रहे हैं वही बात यही है। आप देखते होंगे
तमाम बार दिल्ली में फलाना मकान गिर गया बरसात के सीजन में, 5 मंजिला इमारत जो थी वो धाराशायी हो गई, 6 मंजिला इमारत जो धाराशायी होगी बरसात के सीजन में। ये ऐसा होता क्यों है, सुनने में क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पर जो उनके प्राधिकरण हैं, जो सर्टिफिकेट देने वाले प्राधिकरण हैं कि भाई इनके मकान का प्रॉपर रूप से क्या वहाँ पर लेंटर वगैरह डाला गया है या नहीं डाला गया है, उसमें कितना माल गुणवत्ता इस्तेमाल में लगा है या नहीं लगा है, वो सब जांचते ही नहीं है वहाँ पर। ऐसी उन्होंने परमिशन दे दी, बना दी इमारतें, इमारतों के ऊपर कई सारी जो है स्टोरी बनाते जाते हैं, और एंड में क्या होता है कि नींव मजबूत होती नहीं है, बारिश वगैरह हुई तो मकान पूरा गिर जाता है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अनियमित व्यवस्था है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नगर की बात कही गई है, ये है अदीस अबाबा। ये इथियोपिया का नगर है। अदीस का मतलब होता है नवीन और अबाबा का मतलब है पुष्प। इथियोपिया को बारे में आप जानते होंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये वही इथियोपिया है। तो इथियोपिया की राजधानी है, नगर अदीस अबाबा है, ठीक है। तो इसके बारे में बात हो रही है, थोड़ा सा मैं मैप में दिखा देता हूँ अदीस अबाबा को। ठीक है, ये रहा ग्लोब। भारत के जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है और इधर ये वाला हिस्सा वो है पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम में जैसे ही जाएंगे आप नीचे, तो यहाँ पर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में आप जो देश देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4 देश आते हैं। अफ्रीका का सींग बोला जाता है पूर्वी वाला हिस्सा, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया, ठीक है। यहाँ पर इथियोपिया का जो बॉर्डर है वो समुद्र से टच नहीं होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जबकि इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया का टच करता है, ठीक है। तो ये इथियोपिया का राजधानी है जो आप अदीस अबाबा देख रहे हैं, ठीक है। इसी की बात हो रही है, अदीस अबाबा की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इथियोपिया की राजधानी नगर अदीस अबाबा एक नया नगर है। इसकी स्थापना 1878 में हुई थी, 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसके बारे में। देखिए ये अगर देखा जाए, ये संपूर्ण नगर जो है पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है, यानी पर्वतीय घाटी है, पूरी पर्वत की पूरी घाटी है पर्वतों की, इनके बीच में ये स्थित है नगर ये, ठीक है। यहाँ पे सड़कें जो है वो लगभग स्थानीय धरातल से प्रभावित हैं, यानी स्थानीय जो धरातल है समतल उसके प्रभावित है सड़कें एकदम, कोई ज़्यादा मतलब तीव्र ढलान वाली सड़कें नहीं है, मोड़दार सड़कें नहीं हैं। देखिए यहाँ पर एक बाजार है, यहाँ पर बाजार का नाम है मरकाटो। मरकाटो यहाँ पर एक बहुत विकसित इनका बाजार है। इसके बारे में मान्यता ये है कि इनके उत्तर में, यानी इथियोपिया के उत्तर में इजिप्ट पड़ता है, जहाँ पर इजिप्ट में काहिरा एक शहर है, काहिरा, और दक्षिण में यानी कि दक्षिण अफ्रीका में एक शहर आप पड़ता है यहाँ पर, इसका नाम यहाँ पे दिया गया है जोहान्सबर्ग। तो इनके बीच में इन दोनों जो जगह हैं, उत्तर में काहिरा और दक्षिण में जो जोहान्सबर्ग है, इन दोनों के बीच में जो पड़ने वाला बाजार है, तो ये सबसे बड़ा ये मरकाटो वाला बाजार है। तो यहाँ पर आप लिख लेना मरकाटो में एक बहुत विकसित बाजार है। इसके विषय में मान्यता है कि उत्तर में काहिरा और दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच ये सबसे बड़ा बाजार है। दक्षिण यानी दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग राज्य, और ऊपर यहाँ पे इजिप्ट में जो काहिरा है, इनके बीच में सारे देश जो हैं बिल्कुल आप डेवलप्ड नहीं है, बिल्कुल कहा जाए बहुत ही ज़्यादा गरीब देश हैं। उन देशों के मध्य इथियोपिया में ये बाजार सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, इसलिए ये कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, मेडिकल वगैरह जो चिकित्सा जो विद्यालय हैं वो भी हैं, बच्चों के स्कूल वगैरह भी हैं, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है ये। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट लिख लेना, यह शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पर एक हवाई अड्डा है, यहाँ पर सॉरी हवाई अड्डा बोला हूँ, रेल मार्ग है। जिबूती अदीस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है जिबूती देश के लिए, यहाँ पे बताया गया है कि जिबूती अदीस अबाबा रेलवे मार्ग का यहाँ पे अंतिम स्टेशन है यहाँ पर। इसके अलावा ठीक है, यहाँ पर एक हवाई अड्डा है, बोले हवाई अड्डा। हवाई अड्डे का नाम है बोले हवाई अड्डा, ठीक है, यहाँ का नया हवाई अड्डा है। इसके अलावा यहाँ पर नगर की तीव्र गति से विकास का कारण क्या है कि भाई ये नगर जो है वो बिल्कुल इथियोपिया के बीचों बीच सेंटर पॉइंट में स्थित है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, इथियोपिया का जो देश है उसके सेंटर पॉइंट में स्थित है। इस वजह से ये नगर जो है काफ़ी ज़्यादा विकास इसका हुआ है। तो ये तो आपने इथियोपिया के बारे में जान लिया, यानी इथियोपिया के नगर अदीस अबाबा के बारे में जान लिया। आगे बढ़ते हैं, अब ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा की बात हो रही है। अगली हेडिंग डाल लेना कैनबरा। देखिए कैनबरा का जो निर्माण था, कैनबरा का जो नींव रखी गई थी, योजना जिसने बनाई थी, वो वास्तविक थे, अमेरिकन वास्तविक थे, वाल्टर वर्ली ग्रिफिन इनका नाम पूछा जाता है। इन्होंने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है इस नगर की योजना बनाई थी। देखिए यहाँ पर भूदृश्य और आकृतियाँ, जो प्राकृतिक आकृतियाँ हैं उनकी यहाँ पर भरमार है। इस वजह से यहाँ पर उन्होंने शुरुआत में केवल 25,000 आदमियों के रहने के लिए इस उद्यान की परिकल्पना करी थी, उद्यान नगर की परिकल्पना की थी। तो यहाँ पर लिख लेना कि भू आकृति प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए लगभग 25,000 निवासियों के रहने के लिए इस उद्यान नगर की परिकल्पना की गई थी। इसमें फिलहाल जो है यहाँ पे बताया गया है कि भाई 5 प्रमुख केंद्र थे जब ये बन के तैयार हुआ था, ठीक है, इतना ही लिख लीजिए, काफ़ी है। तो ये आपने कैनबरा देख लिया। अब
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली जो हमारी हेडिंग है, ये हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगली हेडिंग है नगरीय बस्तियों के प्रकार, यानी नगर की जो बस्तियां हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि नगरीय बस्तियां भी कितने प्रकार की होती हैं, वो हम देखेंगे। तो अगली हेडिंग आपकी है ये नगरीय बस्तियों के प्रकार। इसमें पहले प्रकार की जो बस्ती है आपकी, वो है आपकी नगर। नगर आप जानते हैं कि नगर और गांव में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ही कम, यानी बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा अत्यंत सूक्ष्म डिफरेंस होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लगभग जो छोटा नगर जो होता है उसका जो लगभग ज़्यादातर जो क्रियाकलाप वगैरह है वो ग्रामीण परिवेश से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि नगरों और ग्रामों में कार्यों की विषमता सदैव स्पष्ट नहीं होती, यानी कोई स्पष्ट नहीं होती। आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे नगर हैं भारत में, तो वहाँ आप देखते होंगे वहाँ पर भी जो है पशुपालन वगैरह होता है, ठीक है। इसके अलावा आसपास उनके पास वो लोग जमीनें वगैरह रखते हैं, खेती वगैरह भी करवाते हैं। आप देखते होंगे कि भाई उनका नगर है, नगर के बाहर उनके खेत वगैरह पाए जा रहे हैं, उन पर खेती वगैरह भी हो रही है। तो यहाँ पर मिलता जुलता कल्चर है। नगर कोई ज़्यादा अपने ऐसा नहीं है कि भाई जो गाँव से बिल्कुल अलग हटके हो गए हो, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जैसे निर्माण है, खुदरा और थोक व्यापार होता है, यानी होलसेल और स्टॉक वाला जो है रिटेल वाला ये काम यहाँ पर होता है। कुछ व्यावसायिक गतिविधियाँ भी होती हैं, आप देखते होंगे, जैसे रिपेयरिंग वगैरह की यहाँ पे दुकानें वगैरह हो जाती हैं, जैसे बाइक रिपेयरिंग है, ट्रैक्टर रिपेयरिंग है, ये सब दुकानें हो जाती हैं। तो ये नगर हो जाती हैं। वैसे इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि नगर वाली अवधारणा में कोई अपने भारत में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पहले नंबर पर नगर देख लिया आपने। दूसरे नंबर पर शहर है। देखिए शहर की बात करें तो शहर की परिभाषा इन्होंने दी है लेविस मैमफोर्ड ने। इन्होंने कहा है वास्तव में शहर उच्च और अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। सहचारी जीवन का मतलब क्या है कि भाई जुड़ा हुआ जीवन है, यहाँ पर एसोसिएट है, हर चीज जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ये सहचारी जीवन हमारा चल रहा है यहाँ पर। यानी बहुत जटिल प्रकार का जीवन है शहर में, पूरा हर चीज जुड़ी हुई है। हर चीज जुड़ी होने का मतलब ये है कि शहर का मतलब क्या है, पैसा, ठीक है, यानी आर्थिक क्रियाकलाप। यानी शहरों में आप तभी रह पाएंगे जब आप किसी न किसी आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न होंगे। शहरों में आपने देखा होगा जब कोरोना लॉकडाउन हुआ तो शहरों से पलायन क्यों हुआ? पलायन इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर ना तो खेत है, न खाने के लिए वहाँ पर कोई उगाया जा रहा है जिससे कुछ खा सकें, ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ पर। भाई इमारतें हैं, तो अगर आप रोजगार पैसा नहीं लेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो खरीद भी नहीं पाएंगे कोई सामान। तो कहीं ना कहीं ये सहचारी एसोसिएट, इनका जीवन जुड़ा हुआ है, ये पैसे से जुड़ा हुआ है। तो ये इनकी परिभाषा है लेविस मैमफोर्ड की। अब देखिए यहाँ पर कहा जाए शहर, तो शहर जो है वो नगरों से बड़े होते हैं और आर्थिक कार्य भी इनमें ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आपको जो है प्रमुख वित्तीय संस्थान देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर ट्रेजरी वगैरह है, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय भी देखने को मिल जाएंगे, यातायात के केंद्र वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे शहर में देखा, और आरटीओ ऑफिस वगैरह। अपने अगर हम शहरों की बात करें, हम अपने जो जिला है हमारे, ठीक है, तो जो हमारे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उन्हें हम शहर मान लेते हैं, शहर ही हमारे हैं वो। तो वहाँ पर प्रशासकीय कार्यालय वगैरह, डीएम ऑफिस वगैरह, एसएसपी ऑफिस वगैरह है, ये सब है। इसके अलावा यहाँ पर अगला सब पॉइंट बताया गया है कि जब इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तो इन्हें मिलियन सिटी कहा जाता है। मिलियन का मतलब ही 10 लाख होता है। तो जब शहर की आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? मिलियन सिटी कहते हैं। अब अगला यहाँ पर है आपका नगर में सन नगर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सन नगर वाला। सन नगर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये शब्दावली सन 1915 में पैट्रिक गिडिज ने इस्तेमाल की थी। और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, यानी कि ये एक विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कई सारे नगर या शहर आपस में मिल जाते हैं और ऐसे करके इनका निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे करके ये विशाल क्षेत्रों में एक निर्माण हो जाता है। यानी यहाँ पर आप देखते होंगे, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ए शहर है, यानी मान लेते हैं, ऐसे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब दिल्ली से जुड़े हुए हरियाणा के कुछ जिले थे, वहाँ पर चिपके हुए जिले थे, यूपी के कुछ जिले थे, गाजियाबाद वगैरह, नोएडा वगैरह, फिर ग्रेटर नोएडा वगैरह निकल आया वहाँ पर। ठीक है, हरियाणा के भी कुछ जुड़े हुए जिले थे यहाँ पर दिल्ली से। तो ये आप देखते होंगे इनके बीच में जो बड़े बड़े यहाँ पर जो निकल आए हैं, बड़ी बड़ी जगह निकल आई हैं, बड़े बड़े नगर बन गए हैं इनके बीच में, वो क्या है? वो सन नगर ही हैं। वो क्या है? वास्तव में सन नगर बोले जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा गया एग्जाम्पल में, ग्रेटर इंग्लैंड, लंदन, मैनचेस्टर यानी यूके, शिकागो, ठीक है, शिकागो जानते हैं आप, यूएसए में, टोक्यो जापान। ठीक है, ये क्या है? ये आपके सन नगर के उदाहरण हैं। यानी कि नगर पहले से उपस्थित थे, नगरों के बीच में आपस में जुड़ाव से वहाँ पर कोई क्षेत्र बन गया तो उसे सन नगर कहा गया। मिलियन सिटी के बारे में जानते हैं कि भाई 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है इनकी। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे यहाँ पे मिलियन सिटी में, चौथी हेडिंग है। देखिए यहाँ पर अब मुद्दे पर आते हैं। ऊपर आपने पॉइंट लिख लिया, 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाला है, ये पॉइंट तो लिख लिया है। सबसे पहला नगर आप जानते हैं मिलियन सिटी लंदन था 1800 में। ठीक है, फिर 1850 में पेरिस आया, ठीक है, फ्रांस का। फिर 60 में न्यूयॉर्क आया, और ऐसे कैसे आते आते 1950 तक 100 सालों में लगभग विश्व में 80 शहर मिलियन सिटी बन गए। ठीक है, 1975 में इनकी संख्या कितनी थी? 160 थी, और जो 2005 में बढ़कर कितनी हो गई? 438 हो गई। ठीक है,
वर्तमान में अगर देखा जाए तो 2016 में दुनिया भर में 512 शहरों में कम से कम 1 मिलियन 10 लाख निवासी थे। ठीक है, तो यानी आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं मिलियन सिटीज़ की संख्या बढ़ रही है, यानी ऐसे शहरों की संख्या बढ़ रही है जहां पर 10 लाख से ज़्यादा आबादी है। ठीक है, तो आपने मिलियन सिटी के बारे में नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं विश्व नगरी। विश्व नगरी जो है आपका मेगापोलिस या मेट्रोपॉलिटन जो है, ठीक है, ये कहाँ से निकल के आया है, ये आप अगला पॉइंट लिख लेना, 5वां विश्व नगरी। देखिए, ये मेगापोलिस शब्द जो है यूनानी शब्द है, इसका मतलब है एक विशाल नगर, ठीक है, और बड़ा नगर। इसका प्रयोग सबसे पहले 1957 में जीन गोटमैन ने किया था। देखिए, ये इतना बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें कई सारे सन्नगर आके मिल जाते हैं, तो ये विश्व नगरी बन जाती है। ठीक है, मेगापोलिस या मेट्रोपोलिस बन जाता है, बहुत कई सारे यहाँ पे सन्नगर आके मिल जाएं। इसका एग्जाम्पल बताया गया है कि भाई यूएसए राज्य में एक उत्तर में बॉस्टन से लेकर दक्षिण में वाशिंगटन तक, यहाँ पे जितने बीच में नगर पड़ रहे हैं वो सब आपस में मिला दिए जाएं तो एक विश्व नगरी बन जाती है। यहाँ पर कहने का मतलब इनका ये है। तो एग्जाम्पल में लिख लेना कि यूएसए राज्य में यानी कि यूएसए में उत्तर में बॉस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक नगरी भूदृश्य के रूप में दिखाई देता है, यानी पूरा एक विश्व नगरी के रूप में दिखाई देता है। यानी वाशिंगटन भी है, बॉस्टन भी जो शहर है वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इतने ज़्यादा कंजेस्टेड हो गए हैं शहर, इतने ज़्यादा जो है जुड़ गए हैं कि पूरा जो विश्व नगरी के रूप में दिखाई देते हैं वो। ठीक है, यानी पूरा का पूरा जो विश्व का जो है, यानी पूरा जो एरिया है यहाँ पर, राज्य जो है बोल सकते हैं अपने शब्दों में, तो वो भी पूरा नगर के रूप में दिख रहा है यहाँ पर। इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है विकास हुआ है यहाँ पर। मेगा सिटी, एक कॉन्सेप्ट और आया है मेगा सिटी वाला। अब देखिए, आपने विश्व नगरी देख ली, विश्व नगरी से अलग है मेगा सिटी। ठीक है, विश्व नगरी में तो ये है कई सारे सन्नगर आके मिल जा रहे हैं, बहुत सारे सन्नगरों को मिलाकर मान लीजिए 10 सन्नगर हमने एक रो में रख दिए यहाँ पर, और ये आपस में इनका कनेक्टिविटी बिल्कुल जुड़ गई है, तो ये हमने कह दिया भाई ये विश्व नगरी बन गई है। मेगा सिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। मेगा सिटी आपने अभी जो आपने मिलियन सिटी देखी, मिलियन सिटी से ऊपर है मेगा सिटी। मेगा सिटी में ये है कि भाई यहाँ पर 1 करोड़ जनसंख्या से ऊपर वाली जनसंख्या वाले नगर हैं, इनके आसपास जो उपनगर हैं, इन सबको मिला के 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या हो रही है, तो वो क्या है आपका मेगा सिटी हो जाएगा। तो आप अगली हेडिंग डाल लेना मेगा सिटी, यानी अब आपकी ये 6वीं हेडिंग है। देखिए, मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर और उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो, यानी कि अगर हम इसे मिलियन में काउंट करें तो 10 मिलियन हो, 10 मिलियन से अधिक हो तो वो नगर आपका मेगा सिटी बोला जाएगा। बात कर लेते हैं, सबसे पहला आपका मेगा सिटी आपका जो है 1950 में न्यूयॉर्क बना था। इसकी जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख हो गई। वर्तमान में 25 मेगा सिटी हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो आंकड़े आए हैं उसके अकॉर्डिंग 32 मेगा सिटी हो गए हैं। ठीक है, थोड़े से आंकड़े यहाँ पे चेंज हुए हैं, हम 2-4 के नाम लिखवा दे रहे हैं, बाद बाकी नाम आप नेट पे सर्च करके लिख लेना। अभी वाली लिस्ट, क्योंकि ये 2012 की लिस्ट है, अभी जो नगर हैं वो 32 मेगा सिटी हो गए हैं, जिनकी जनसंख्या जो है आप देख सकते हैं करोड़ में है, यानी करोड़ में। देखिए, यहाँ पर आप जो लिखी हुई है संख्या 38,140, ये क्या है, ये 38 मिलियन है, 38 मिलियन। यानी कि अगर हम काउंट करें यहाँ पर 38 मिलियन को, तो 3 करोड़ 80 लाख से ऊपर जनसंख्या है टोक्यो जापान की, 3 करोड़ 80 लाख से ऊपर है। दिल्ली की 2 करोड़ 60 लाख के ऊपर जनसंख्या है यहाँ पर। ठीक है, संघाई है। ठीक है, अब मुंबई नहीं है, मुंबई की जगह साओ पालो आ गया है यहाँ पर। तो ये आपके कुछ यहाँ पर लिस्ट है, देखिए आप नेट पर देख लेना लिस्ट, और पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको। 32 नगर हो गए हैं अभी वर्तमान में, लेकिन अभी भी फिलहाल में आपके ये 3 तो हैं ही ऊपर टॉप में। ठीक है, तो टॉप 10 तक के आप नाम लिख लेना वहाँ पर कौन कौन से नगर हैं जो कि आपके विश्व के मेगा सिटी हैं। सबसे पहले नंबर पर टोक्यो जापान है, सेकंड नंबर पर आपका दिल्ली आ जाता है। ठीक है, तो आपने ये मेगा सिटी का वितरण भी आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी जो आती है, ये है आपकी विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं। वास्तव में विकासशील देशों में मानव बस्तियों में क्या क्या समस्याएं हैं, वो सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर देखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि जो विकासशील देश हैं वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये जो सब चीज़ें हैं वो नियोजित नहीं है, प्लान्ड नहीं है, अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड क्या है, अनप्लान्ड होने का रीज़न क्या है? आप लोगों ने कोरोना पैंडेमिक देखी। कोरोना पैंडेमिक में आप सभी को मालूम था कि सरकारों ने तमाम प्रयास किए कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पूरा प्रयास जो थे ध्वस्त हो गए। जैसे ही पब्लिक ने पलायन करना स्टार्ट किया, वैसे सरकारों की पोल खुलना स्टार्ट हो गई। ये सब रिजल्ट आपके सामने है। लाखों की संख्या में पलायन हुआ। तो पलायन हुआ क्यों? यानी सरकार जो जहाँ पर जो शहर थे, बड़े बड़े शहर थे, उन्हें ये पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ इतना नागरिक काम कर रहा है। उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें तो उनके कागजों में तो था कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। तो है क्या, क्योंकि रोजगार है नहीं। अब रोजगार की आड़ में लोग जाके जो शहरों में कहीं भी जगह मिल जाए, आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में अगर आप जाएं तो हाईवेज वगैरह जो आपके जो हैं, जो फ्लाईओवर वगैरह हैं, उनके नीचे झुग्गी झोपड़ी वगैरह डाल लेती हैं लोग। सड़कों के किनारे फुटपाथ पे सो जाते हैं लोग। यानी कि इस तरह की स्थिति है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर ना तो उन्हें
पर्यावरण की चिंता होगी, ना ही पॉल्यूशन की चिंता होगी उन्हें, केवल और केवल क्या पैसे की चिंता है। तो ऐसे में ऑब्वियसली बात है यहाँ पर तमाम तरह की समस्याएं, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं या फिर आधारभूत समस्याएं हैं, बिजली है, पानी है, ये सब तो होंगी होंगी। तो वही सब समस्याओं की बात कही गई है। ठीक है, जैसे तो समस्याओं में आप लिखेंगे, बस्तियों की समस्याओं में यहाँ पर, ठीक है, इनमें आधारभूत ढांचा जैसे बिजली, गंदे पानी की निकासी, स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं की भी कमी होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो है जनसंख्या का केंद्रीकरण, छोटे व तंग आवास, गलियां, ठीक है, यानी तंग आवास का मतलब आप ये है दिल्ली अगर आप जाएं तो दिल्ली की आप स्थिति जानते ही हैं अच्छे से। तो दिल्ली जब भी मन करे दिल्ली घूम आना, दिल्ली या फिर कोलकाता चले जाना, मुंबई चले जाना, तो पता चल जाएगी स्थिति आपको। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें ज़्यादा फोकस तो नहीं देना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। अगर बात कही जाए, देखिए यहाँ पर नगरीय बस्तियों की समस्याओं में सबसे पहली समस्या यहाँ पर आती है रोजगार। रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार की तलाश में लगातार जो है पलायन हो रहा है, ग्रामीण स्तर से, ग्रामीण अंचल से लोग जा जाकर जो है शहरी अंचल में आवास के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर लगातार जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि भाई अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में से जितना बाहर से व्यक्ति आया है उन सबको निकाल लें तो दिल्ली के नागरिक इतने ज़्यादा नहीं हैं। दिल्ली के आप जो मूल बाशिंदे हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने बाहरी लोग हैं। दिल्ली में लगभग पूरा यूपी बिहार भरा पड़ा है, पूरा यूपी बिहार भरा पड़ा है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए सर्वे में तो यही दो राज्यों के नागरिक सबसे ज़्यादा हैं। काफ़ी बार ये बात चर्चा भी होती है। तो दिल्ली में वहाँ के नागरिक ज़्यादा नहीं है। अब हमारे यहाँ से नागरिक क्यों है, यानी यूपी बिहार से नागरिक क्यों है? क्योंकि बात यह यहाँ पे रोजगार के साधन कम है। दिल्ली पास में पड़ता है तो भाई दिल्ली में हर तरह के रोजगार भी हैं, तमाम फैक्ट्रियाँ वगैरह भी स्थापित हैं, तो हर आदमी दिल्ली की ओर भागता है। अब चूंकि जो भागने वाला व्यक्ति वो ये नहीं सोचता है कि वहाँ पे रहेंगे कैसे, क्या रहेंगे, बस उसे पैसे की पड़ती है। तो आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में जहाँ पर हैं एक एक रूम में 5-5, 6-6, 10-10 लोग रह रहे हैं, ये स्थिति है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भाई आवास की समस्या है। आवास में जब इस तरह से लोग रहेंगे, कंजेस्टेड एरिया में रहेंगे, तो यहाँ पे गंदगी भी होगी, गंदी बस्तियाँ भी होंगी तमाम। आपने देखा होगा दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, नालों के सहारे लोग बस गए हैं, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। तो वो सब स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई भारत की अधिकांश मिलियन सिटी जो है इनमें 25% निवास अवैध बस्ती यानी झुग्गी झोपड़ियों में है। वहीं एशिया पैसिफिक की बात कही जाए यहाँ पे, तो एशिया पैसिफिक में आपके जो है एशिया महाद्वीप में नगरीय जनसंख्या का 60% भाग अनाधिकृत बस्तियों में रहता है। अनाधिकृत का मतलब ये है कब्जा किया हुआ, अवैध कब्जा किया हुआ बस्तियों में रहता है। क्योंकि बात यह है कि हर आदमी को लगता है कहीं ना कहीं जगह मिल जाए, बस सोने की 6-7 घंटे हम सो लें, बस काम बन जाए, उसके बाद हम फिर से कमाने लग जाएंगे। तो ये स्थिति है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्थिति है यहाँ पर। तो यहाँ पर नगरीय बस्तियों की समस्याओं में आप लिख लेना यहाँ पर कि विकासशील देशों के आधुनिक शहरों में आवासों की कमी, लंबवत विस्तार यानी कि बहुमंजिला मकान तथा गंदगी की वृद्धि प्रमुख समस्याएं हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख लेना कि ये पॉइंट यहाँ तक लिख लेना, सेकंड में ही सब पॉइंट ये वाला कर देना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आर्थिक समस्या। आर्थिक कारक आप जानते हैं। सबसे बड़ा कारक क्या है कि भाई जो हमारे ग्राम स्तर पर है रोजगार यहाँ पे सृजन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से एक विशाल जनसंख्या जो है शहर की ओर अपना रुख कर रही है और लगातार शहरों पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। यानी विकासशील देशों में ग्रामीण और छोटे नगरीय क्षेत्रों में घटते रोजगार के अवसरों से की वजह से जो विशाल प्रवासी जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों, ठीक है, नगरीय क्षेत्रों अकुशल अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक ये वृद्धि हो रही है, जबकि वहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, ये बताया गया है। तो ये रीज़न सबसे बड़ा समस्या क्या है? रोजगार की समस्या है। हर आदमी को लगता है शहर में जाएंगे, शहर में 4 पैसे कमाएंगे, तो हर आदमी को रोजगार की पड़ी है यहाँ पर। ना अपनी किसी को स्वास्थ्य की चिंता है, ना ही स्वच्छ पर्यावरण की चिंता है, बस रोजगार की चिंता, पैसे की चिंता है यहाँ पर, समझ रहे होंगे आप। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं भी हैं। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं में काफ़ी सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर इन्होंने जो है पूरा डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पर बताया गया अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण बहुसंख्यक निवासियों की आधारभूत सामाजिक ढांचागत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं में ये भी है कि आपने देखा होगा कि तमाम तो दलित वर्ग के, जो दलित वंचित वर्ग के निवासी हैं वो भी पलायन करते हैं। पलायन करने का रीज़न क्या होता है उनका? गाँव में ग्रामीण स्तर पर शोषण, ठीक है, शोषण भी एक मुख्य कारण है। तमाम जगह आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि फलाने गांव के निवासी छोड़कर दिल्ली भाग आए, ठीक है, दिल्ली में किसी फैक्ट्री में रोजगार कर रहे हैं, अपना गांव नहीं जाना चाहते हैं। गांव में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? कि भाई गांव में लोग दबंग टाइप के लोग रह रहे हैं, उनकी शिकायत है पुलिस सुनती नहीं है। ये भी समस्याएं आपको देखने को मिलती होंगी। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे कारक भी हैं। दूसरी बात यह है ग्रामीण स्तर पर तो कुछ है ही नहीं। आप जानते हैं कि आज भी ग्रामीण स्तर की बात हो रही है, सरकारें, हर सरकार आती है कहती है ग्रामीण स्तर से लेके चलेंगे, नीचे से बॉटम से टॉप तक जाएंगे, लेकिन होता नहीं है, असल में पॉसिबल नहीं हो पाता है।
फोकस जो है वही शहरों तक केंद्रित होकर रह जाता है। फिर भी यह है कि आने वाले समय में कुछ क्रांतियां आई हैं, जैसे जियो की क्रांति आई, 4G की क्रांति आई, तो थोड़ा जो है कनेक्टिविटी के मामले में ग्राम जुड़ भी पाए, वरना ग्राम बहुत बहुत पिछड़े हुए थे। ये बात आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर वही है क्या पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण बहुसंख्यक निवासियों की आधारभूत सामाजिक ढांचा आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा उपलब्ध स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाएं गरीब निवासियों की पहुंच से ये भी बाहर रहती हैं। तो ये आप इसमें नोट कर लेना सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि ग्रामीणों में जो यहाँ पर जो पलायन होता है ग्रामीण क्षेत्रों से, और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन में आप जानते होंगे पुरुष सबसे ज़्यादा करते हैं पलायन, तो पुरुष ही रोजगार के लिए जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है। तो इस वजह से यहाँ पर लिंगानुपात भी आपको जो है शहरों का असंतुलित मिलेगा, बड़े बड़े मेगा सिटी का लिंगानुपात असंतुलित मिलेगा। असंतुलित होने का रीजन भी यही है। पर्यावरण संबंधी समस्याएं आप पहले से इनसे अवगत हैं, इनके बारे में भी चर्चा मैंने की थी यहाँ पर, कि वही सब समस्याएं हैं। यानी कोई व्यक्ति वहाँ पर जा रहा है, उसे ये नहीं मालूम है हम रहेंगे कहाँ, क्या खाएंगे, कहाँ फ्रेश होंगे, नहीं मालूम है, बस उसे ये है कहीं भी जगह मिल जाए हमें। आपने देखा होगा कि भाई बड़े बड़े शहरों में सुबह सुबह रेलवे लाइन के किनारे, ठीक है, आज भी हैं, यानी सब कुछ शौचालय, सुलभ शौचालय वगैरह सब कुछ बन गए हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ है। रीज़न क्या है शहरों का? रीज़न ये है कि सुलभ शौचालय में जाने के लिए शहरों में वो भी 5 या 10 रुपये का टिकट लगता है। ये बात आप समझ रहे होंगे। यानी शहरों में तो वहाँ पर न टॉयलेट करना यूज करना जो है फ्री है, ना ही वहाँ पर जो है पेट हल्का करना फ्री है, ठीक है। यानी वहाँ तो पैसे ही पैसे देने हैं आपको। तो इस वजह से आप देखते होंगे कि जगह जगह जहाँ तहाँ नालों के किनारे ये सब जो है गंदगी फैलाते मिल जाएंगे आपको। मजबूरी, यानी कि मजबूरी इन लोगों की भी है। मजबूरी ये है कि भाई अब ये डेली, यानी दिन में अगर 2 बार भी अगर ये डेली टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट यूज करेंगे तो उसके उन्हें 20 रुपये खर्च हो जाएंगे। ये लोग ये सोच लेते हैं अब 20 रुपये में इनका एक बार का जो है नाश्ता ही आ जाएगा। तो वही समस्याएं भाई उनके लेवल की हैं। अब हम लोग सोचते हैं, हम लोग थोड़ा जो है डेवलप्ड हो गए हैं थोड़ा, तो हम लोग सोचते हैं भाई ये गंदगी फैला रहे हैं, जब लेकिन समस्या उनके लेवल की हैं। उनके लेवल की यही है कि भाई पहली बात यह है कि जो जहाँ जो राज्य हैं वो राज्य रोजगार सृजित करवाएं। अगर राज्य रोजगार सृजित करवाएंगे तो यकीन मानिए पलायन रुक जाएगा, और शहरों पर जो बड़ी बड़ी मेगा सिटी हैं उन पर दबाव कम हो जाएगा। और राज्य क्या है, जो राज्य हैं वो ग्रामीण स्तर पर या फिर जो कुछ चुनिंदा शहरों को छोड़कर उन बाद बाकी जगहों पर ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं। यानी कि आपने देखा होगा अधिकतर रोजगार वहीं पर केंद्रित होते चले जाते हैं जहां पर पहले से रोजगार केंद्रित होते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वहां पर आधारभूत जो जरूरतें हैं किसी रोजगार को स्थापित करने के लिए, किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए पहले से अवस्थित होती हैं। और नई जगह पर कोई कारखाना लगाएंगे, कोई उपक्रम लगाएंगे तो वहां पर हमें सारे रिसोर्स जुटाने पड़ेंगे। तो इसलिए सरकारें वगैरह भी वहीं प्रायोरिटी या वहीं वरीयता देती हैं जहां पर पहले से कोई उपक्रम स्थापित होते हैं, ठीक है। यानी ये बात भी अभ्यर्थी ने पूछी थी मुझसे कि सर ऐसा क्यों है कि सरकार वहीं फोकस ज़्यादा देती है जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे कारखाने होती हैं। रीजन यही है कि वहां पर पूरा ढांचा मिल जाता है, चाहे जैसे मैकेनिक हों या फिर वहां पर जो भी प्लांट स्थापित करवाने वाले जो भी कर्मचारी हों, जो भी मशीनरी हो, सब मिल जाती है शहरों में। अब वो मान लीजिए शहर से आउटर में 500 किलोमीटर भीतर अगर वो इस चीज़ स्थापित करवाएं तो भाई उन्हें स्थापित करने में उनकी दम निकल जाएगी, ठीक है। इसलिए ये होता है यहाँ पर, इसलिए सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है। तो इसका भी अगर विकल्प निकाला जाए तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन वही बात है कि अभी भी सरकार का ध्यान, क्योंकि विकासशील देश हैं तो विकासशील देशों में सरकार का ध्यान केवल और केवल शहरों की ओर केंद्रित है। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं आएगा, आने वाले सालों में परिवर्तन भी आएगा, लेकिन हर चीज़ में समय लगता है। यानी आज जो हम नगरों की बात कर रहे हैं, विकसित देशों की बात कर रहे हैं, वो हमसे 100 साल आगे चल रहे हैं, हमसे 100 साल आगे चल रहे हैं। और उनके यहाँ जो क्रांति हुई है, यानी उनके यहाँ स्वतंत्रता मिली है और हमारे यहाँ स्वतंत्रता मिली है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपने देखा होगा, काफ़ी बार मैंने देखा है जो बच्चे हैं वो कंपेयर करते हैं, सर यूएसए इतना आगे क्यों है, हम पीछे क्यों हैं। भैया हमने फिर वही बोला कि भाई हमें 1947 में मिली है स्वतंत्रता, ठीक है, उन्हें 73 में जाके वो हो गए थे वो, यानी हमसे लगभग 250 साल पहले निपट गए थे वो लोग। तो अंतर है, यानी कुछ तो पेशेंस रखिए। यानी हम अभी आज़ादी के 70-75 साल हमने पूरे कर पाए हैं मुश्किल से, तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 73 साल हमारे यहाँ हो चुके हैं। तो वही है कि यानी समय के साथ साथ परिवर्तन आएगा, लोगों की मानसिकता भी बदलेगी, परिवर्तन भी होगा। सबसे मेन कारक है शिक्षा जैसे जैसे मिलती जाएगी लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसमें पर्यावरण संबंधी समस्याओं में लिख लेना कि अनेक नगरों में पीने योग्य पानी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, ठीक है। तो ये सब जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना कठिन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अनुपयुक्त मल निस्तारण व्यवस्था अस्वास्थ्यकर दशाएं पैदा करती है। इसके अलावा शहर बहुत ज़्यादा गर्म होते जा रहे हैं। गर्म होने का रीज़न ये है कि भाई वहाँ पर तमाम जो बड़ी बड़ी कंक्रीट की इमारतें बनाई गई हैं वो एक हीट आइलैंड बन के रह गए, उष्मद्वीप बन के रह गए, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे तो है नहीं। तो ये भी बताया गया है, ठीक है। यानी जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए बड़े बड़े लंबे लंबे टावर आप देख रहे होंगे जनसंख्या निवास करने के लिए, ठीक है, जिनमें फ्लैट वगैरह होते हैं। तो इस वजह से आप देख रहे होंगे शहरों में पारा जो है, यानी कि शहरों में तापमान जो है वो ग्रामीण परिवेश की तुलना में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा।
देखिए ऐसे करके आपका जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। अब देखिए ये सब चीज़ें तो बताई गई हैं, सब आप पढ़ लेना। नगरीय रणनीति की योजना क्या क्या होनी चाहिए, ये महिलाओं के लिए होनी चाहिए, ये बात आप अच्छे से सब जानते हैं, पढ़ लेना आप, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है। ऊपर भी कुछ योजना दी हुई है, स्वस्थ शहर क्या होता है, स्वच्छ सुरक्षित वातावरण हो, ये हो वो हो, ये सब पढ़ते आए हैं आप, और करंट के टॉपिक हैं ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि करंट से संबंधित भी है। इसके अलावा ये निबंध लेखन में आपका या फिर मेंस आंसर राइटिंग में इसका पूरा पूरा महत्व है, क्योंकि नगरीकरण की समस्या हमारे यहाँ दिनों दिन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और मेरी सभी से गुजारिश है, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना, हम सब जितने पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम ये तो पॉलिसी चला सकते हैं कि हम दो हमारे दो वाली, यानी भारत सरकार जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो तो चला ही रहा है लगभग 50 साल से, जो है कि हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी, नहीं हम लोग भी तो चला सकते हैं। अपने आसपास जो जागरूक लोग हैं उन्हें समझा सकते हैं कि भाई आने वाले समय में रोजगार का भी संकट होगा, आवास का भी संकट होगा, कम से कम हमें सचेत तो रहना होगा। अब यहाँ समस्या ये है कि हम दो हमारे 10 वाली समस्या है, हम दो हमारे 5 वाली समस्या है। आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी बार देखता हूँ फोटो वगैरह अखबार वगैरह में आता है कि भाई जो थानेदार साहब ने मोटरसाइकिल पकड़ ली, मोटरसाइकिल पे देख रहे हैं कि भाई 7-7 बच्चे बैठे हैं, 8-8 बच्चे बैठे हैं, तो थानेदार साहब ने हाथ जोड़ लिए पहले से कि प्रभु कुछ तो करो, रहम करो, तो सुर्खियों में हो जाता है पेपर वगैरह में, आप देखते होंगे। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तो यकीन मानिए आज और हम और आप जो कुछ देख रहे हैं, आप भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, वो लगभग बहुत बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? यानी आप जो देख रहे हैं आज बेरोजगारी की दशा है, हर जगह मारामारी है, एक जॉब के लिए लाखों आवेदन पड़ जाते हैं। यानी चतुर्थ क्लास कर्मचारी के लिए यहाँ पर पीएचडी तक के, यानी पीएचडी किए हुए लोग भी यहाँ पे आवेदन कर देते हैं चतुर्थ क्लास कर्मचारी के लिए, 4th क्लास कर्मचारी के लिए। आप समझ लीजिए देश में कितनी बेरोजगारी है। तो जरूरी है हमें यहाँ पर जनसंख्या कंट्रोल की जाए। मेन चीज़ है जनसंख्या कंट्रोल होगी तो बेटर हर चीज़ की सेवाएं, हर चीज़ की जो संसाधन बेटर जुटा पाएंगे। यानी आप अपने स्तर पे खुद सोचिए, अगर आपके 2 बच्चे होंगे, यकीन मान लीजिए 2 बच्चों को आप अच्छे से लालन पालन कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ा लिखा पाएंगे। भाई आपके 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, क्या पढ़ा पाएंगे आप? सरकार की ओर ही हर बार सरकार की ओर खड़े रहेंगे कि भाई सरकार कुछ करेगी, सरकार कुछ करेगी। और आप सब जानते हैं सरकारों के करने से कुछ नहीं होता है। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक देश नहीं बदलेगा। तो ऐसे करके भाई आपका एक चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब चैप्टर समाप्त होते होते कुछ 2 मिनट में आपके और लूँगा यहाँ पर। ये तो चैप्टर की बात थी, चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया है। अब 2 से 5 मिनट मेरी बात आप सुन लीजिए और इसके बाद आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कमेंट में। पहली बात यह है कि हमने यहाँ पर क्लास 12th की पहली बुक समाप्त कर ली है। अब बुक सेकंड की बारी है। सेकंड बुक आपकी यहाँ से रेगुलर चलेगी। अब सेकंड बुक रेगुलर चलेगी। अब चूंकि सेकंड बुक जो है, चूंकि वहाँ पर भी चैप्टर लेंदी हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये चैप्टर मुझे अपने हाथ से तैयार करने पड़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट निकालने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक भी देखनी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ ज्योग्राफी का। मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी का विशेषज्ञ नहीं हूँ कि भाई ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट रहा हो या फिर ज्योग्राफी में बचपन से पढ़ा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए मुझे स्टैंडर्ड बुक भी देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर अमूमन एक चैप्टर तैयार होने में लगभग 2 दिन लग जाते हैं, स्पष्टली मैं बता दूं। तो यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ अब जो वीडियो आए आपके उसमें गैप ना हो, तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि भाई आपका एक दिन वीडियो आ जाएगा, आपका ज्योग्राफी का आपको एक दिन वीडियो मिल जाएगा पूरा एक चैप्टर का। उसके अगले दिन जो है हम पॉलिटी या फिर सोशियोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट है, इसका एक वीडियो लगा देंगे। तो ऐसे करके आपको कंटिन्यूटी में मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। आप देखिए परेशान बिल्कुल ना हो, अधीर बिल्कुल ना हो, पेशेंस रखें। कभी भी आपको ये लगे कि मयंक सर लेट कर रहे हैं तो कम से कम कोचिंग का एक बार जो पैटर्न है, कोचिंग का टाइम ड्यूरेशन है, वो उठा के आप देख लें एक बार, तसल्ली हो जाएगी। फिर आपको लगेगा मयंक सर लेट नहीं कर रहे हैं, मयंक सर तो सही चल रहे हैं। और मयंक सर का चैनल अगर आपको पता नहीं हो कब बना है वो भी आप डेट देख लेना, कब से नोट्स बनवाना स्टार्ट किया है वो भी आप डेट देख लेना। समझ में आ जाएगा कि भाई मयंक सर लेट नहीं कर रहे हैं। कभी अभ्यर्थी बोलते हैं सर आपने बहुत लेट कर दिया, ये कर दिया। कोचिंग उठा के देख लीजिए भाई, हिंदी माध्यम की कोचिंग जो 18 महीने का टाइम बोलते हैं, 2.5 साल में कवर करते हैं कोचिंग, उनकी आप बात करिए। आपने देखिए यूपीएससी में क्या है, सबसे बड़ी बात है पेशेंस। यहाँ पर धैर्य जितना रखेंगे उतना ही यहाँ पर आप कारगर रहेंगे। यानी कि सीलम परम भूषणम तक पहुँचने के लिए धैर्यम परम भूषणम भी आवश्यक है। समझ रहे होंगे आप बात। जो आप लवसना का जो ध्येय वाक्य है वहाँ पर सीलम परम भूषणम, तो उसके लिए सबसे जरूरी है धैर्यम परम भूषणम। धैर्य जितना रखेंगे, यहाँ पे पेशेंस जितना रखेंगे उतना ही आप अचीव करेंगे। चीज़ें आप जो हैं आपके सामने, उन्हें आप निरंतर अभ्यास कीजिए, निरंतर आप पढ़िए, वही सबसे बेटर है। अब देखिए आपके लिए मैं प्लानिंग लगातार कर रहा हूँ, लगातार मेरा प्रयास ये है, मेरा मानना ये है इस बार हम ये नोट्स वाला सेक्शन जो है लगभग दिसंबर तक कवर कर दें आपका। इसके बाद फिर हम मेंस पे उतरेंगे। देखिए मेंस की अब तक मेरी कोई ज़्यादा वीडियो नहीं आई है। फिर हम मेंस की कुछ निबंध लेखन की प्रैक्टिस है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, उनसे संबंधित टॉपिक वगैरह हैं, वो उन पर डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा कंटेंट लगभग पूरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोगों की जैसे और डाउट है, वो है स्टैंडर्ड बुक के संदर्भ में। देखिए स्टैंडर्ड बुक मैं तब चलाऊंगा जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, अभी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो कंटेंट है वो पर्याप्त है।
देखिए, हम यहाँ पर एकदम भटकना नहीं चाहते हैं। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी होती है, ट्रेजेडी ही मैं बोलूँगा, कि यहाँ का अभ्यर्थी भटक जाता है। उसे किसी ने कह दिया भाई माजिद हुसैन बेटर है, किसी ने कह दिया महेश बड़वाल बेटर है, किसी ने कह दिया वो फलानी किताब पढ़ लेना वो बहुत बेटर है। वो ऐसे में भटक जाता है। आप 4 किताब उठा के लीजिए, 4 किताब की भाषा अलग अलग होगी, शब्द अलग अलग मिलेंगे आपको, कुछ शब्द वहाँ पे जाने पहचाने होंगे, कुछ शब्द अपरिचित होंगे। आप उनमें से किसी एक किताब का भी डीपली एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना ये है कि आप जो पढ़ें उसे डीपली पढ़ें। जैसे आपको मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई, एक एक शब्द, एक एक अक्षर का अर्थ आपको पता है कि हाँ सर ने ये बताया है, इस लाइन का ये मतलब है। डीपली आपकी तैयार है, बस आपको रिविजन करना है। तो ये 4 किताबें ज़्यादा पढ़ने से ये एक किताब पढ़ना बेटर है यहाँ पर। तो मेरा मानना यही है कि पहले जो किताब आप जो है ये कवर कर लें, ये आपकी यही काफ़ी है। माजिद हुसैन इतना ज़्यादा जो हमारे लिए प्रायोरिटी में नहीं है, क्योंकि माजिद हुसैन इतना ज़्यादा अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर ली है तो आप यकीन मानिए, एक बार अगर आप मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन अगर लगा के देखेंगे, यहीं से सॉल्व हो जाएगा आपका, इसी लैंग्वेज से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि नोट्स मैंने इसी हिसाब से बनवाए हैं कि प्री और मेंस दोनों कवर करें। क्योंकि अक्सर अभ्यर्थी पूछते हैं सर प्री के लिए क्या पढ़ना, मेंस के लिए नहीं, दोनों एक साथ कवर होंगे। यहाँ पे अलग अलग हम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हम कोचिंग वाले थोड़ी ना आएंगे। हमें प्रीलिम्स के लिए 60,000 रुपये फीस अलग से चाहिए और मेंस के लिए फिर 50,000 रुपये फीस अलग से चाहिए। हम कोई भाई कोचिंग वाले थोड़ी ना है कि फीस चाहिए 60,000 रुपये पहले आप प्रीलिम्स के नाम पे दो, फिर मेंस के नाम पे दो। नहीं, यहाँ पे एक ही नोट्स हैं आपके, यही प्रीलिम्स में काम आएंगे, यही मेंस में आएंगे और यही ऑप्शनल में आएंगे। यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी का बेस बिल्कुल स्ट्रांगली तैयार कर लीजिए। आपको सारी अवधारणाएं, चाहे कोई किताब उठा के देख लीजिए आप, वो सारी अवधारणाएं क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। और मेन चीज़ें मैंने आपसे फिर से कह रहा हूँ, जिस अभ्यर्थी को लगता हो कि मैं लेट कर रहा हूँ, आप कोचिंग उठा के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 2.5 साल से कम हिंदी माध्यम में कोई करवा नहीं सकता है, ये मेरा चैलेंज है। कोई ये कहे कि हाँ हम 1 साल में यूपीएससी खत्म करवा देंगे सिलेबस, तो समझ लीजिए मजाक कर रहा होगा वो, ठीक है। और 2.5 साल तब होता है, यानी हम दृष्टि और ध्येय आईएएस जैसी कोचिंगों की बात कर रहे हैं जो नंबर 1 है हिंदी माध्यम की, बाद बाकी की नहीं कर रहे हैं। जैसे जीएस वर्ड है, 2-3 है जो नॉलेज में है मेरे, तो इन कोचिंगों की बात करें तो 2 या 2.5 साल का समय लग जाता है हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी को कवर करवाने में। और ऊपर से वहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में लगभग 50-100 आदमियों की टीम लगी होती है नोट्स बनाने में, ठीक है, तमाम तरह का प्रिंट कंटेंट तैयार करने में, वो अलग होती है। यहाँ पर तो 1 मैन आर्मी वाला कॉन्सेप्ट है, यानी मैं यहाँ पे अकेला हूँ, ठीक है। तो कुछ तो लिहाज कीजिए, फिर भी अपने हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बहुत कुछ दे रहा हूँ, तो कम से कम आप इतना कोऑपरेट कीजिए। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आपके सुझाव, अगर सुझाव मानने योग्य होते हैं, मैं आपके सुझावों को मानता हूँ। जो सुझाव मानने योग्य नहीं होते हैं उन्हें मैं बिल्कुल त्याग देता हूँ, मैं उनको मानता ही नहीं हूँ। यानी कुछ सुझाव ऐसे भी मिलते हैं मुझे कि सर ये क्या करें, ये क्या करें, तो बस थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ होगा। यूपीएससी का मतलब पेशेंस है। दूसरी बात ये, एक बात और मैं जाते जाते बोलना चाहूँगा, कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं कि सर 21 साल में साफिन हसन जो टॉप मार गए, ये आईपीएस बन गए, यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर हैं, अंसार शेख यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बने, हम क्यों नहीं बन पाए। 21 साल का लड़का प्रदीप सिंह 93 रैंक लेकर आया 2018 में, इस साल 2019 वाले प्रीलिम्स में 26वीं रैंक लेकर आया, वो लेकर आया, हम क्यों नहीं लेकर आ पा रहे हैं। देखिए ये बात अब आप सोच रहे हैं हम क्यों नहीं लेकर आ पा रहे हैं, जब आपने 10th कवर किया था, 12th कवर किया था, तब आपने कभी ये सोचा था कि हम यहीं से ढंग से पढ़ लें, यहीं से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लें? नहीं सोचा था आपने। अगर आपने तब सोचा होता तो यकीन मानिए आप भी 21 और 22 साल भी निकाल जाते। अब आप यहाँ पर आकर आपको मेच्योरिटी आई है इस एज पर, 22-23 साल की एज पर, तो थोड़ा पेशेंस भी रखिए। हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। हर किसी का अपना अपना एक पास्ट होता है, हर किसी का अपना अपना एक अतीत होता है, और हर अतीत के हिसाब से अपने अपने फ्यूचर बिल्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों का अतीत कुछ अलग रहा है। भाई ये बच्चे शुरुआत से जो एक पैटर्न लेकर चल रहे हैं वो तो आईएएस निकाल ही जाएंगे यार। उनसे आप कंपेयर कर रहे हो बार बार। अब ऐसे काफ़ी बार कंपेयर करते हैं लड़के मुझसे कि सर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं ये बार बार निकाल जाते हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की फलानी लड़की जो है ये मिस यूनिवर्स में रही थी, ये निकाल गई। पहली बात ये सोचिए, जो अभ्यर्थी डीयू में, अगर आप डीयू से अवगत नहीं है या जेएनयू से अवगत नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ डीयू या जेएनयू के बारे में। पहली बात यह है कि भाई जो बीए वहाँ जो करते हैं वो बीए आपके जो राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उनकी तुलना में वो वैसी बीए नहीं होती है। वहाँ की बीए में बहुत अच्छी खासी वहाँ पे सब्जेक्ट की पढ़ाई भी होती है, अच्छे खासे पेपर में कंटेंट भी लिखना पड़ता है। अब जो बच्चा वहाँ से डीयू से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से या जेएनयू से बीएड जो बीए वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। वहाँ पर वो पहले से ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक पढ़ता है वो डीयू में, ठीक है। इन सब यानी कि जब ग्रेजुएशन में यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ता है, स्टैंडर्ड बुक पढ़कर ही वो डीयू वगैरह या जेएनयू वगैरह के बीए के एग्जाम लिखता है, समझे। तो वहाँ पर वो एनसीईआरटी में टाइम खराब नहीं करता है, एनसीईआरटी उसका पहले से बेस स्ट्रांग हो जाता है, तो उसके लिए तो और आसान हो जाता है यूपीएससी निकालना, उसके लिए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं पहले से ही। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई भी होती है, ठीक है, मोस्टली अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है, इस वजह से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं वहाँ पर।
तो कुछ चीज़ें ये भी निर्धारित करती हैं, तो आप लोग अधीर ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप धैर्य रखें। आप ये कंपेयर करना छोड़ दें कि वो 21 साल पे निकाल लिया, 22 साल पे निकाल लिया। देखिए मेन चीज़ ये है कि सबको गाइडेंस एक जैसा नहीं मिलता है, सबको परवरिश या सबको सबके साथ जो कह सकते हैं एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं होता है। मेरे सामने ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनमें से किसी के माँ बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है, घर का खर्चा भी उठा रहे हैं। जैसे हम कुछ चैनल पर और भी मेरे साथ जो वर्क कर रहे हैं उनके किसी की फैमिली में मतलब कोई कैंडिडेट नहीं है, उसके लिए वो जॉब भी कर रहे हैं वो लोग, और वो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। तो आप उनसे ये कहें कि भाई रेगुलर होकर तैयारी कर लीजिए, नहीं कर सकते रेगुलर होकर, क्योंकि उन्हें अपना घर भी चलाना है। तो हर किसी के साथ परिस्थितियाँ जैसी नहीं है। हाँ, सामंजस्य बिठाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, धैर्य रखिए। देखिए यूपीएससी की पढ़ाई में ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिलता है। यूपीएससी की अगर आपने प्रिपरेशन मन से की है प्रिपरेशन, तो आप कुछ तो लेकर ही जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर कुछ तो लेकर ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी मिल ही जाएगा, ये गारंटी नहीं है, लेकिन आप कुछ तो लेकर जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। लेकिन किसी ना किसी जॉब में तो आपका सिक्का जमेगा ही, ठीक है। तो आई होप आज थोड़ी बातें मेरी ज़्यादा लेंदी हो गई हैं, लेकिन आई होप आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ आपको ये किताब खत्म हो चुकी है, आप रिवीजन भी करेंगे, अब अगली किताब स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।